हाँ, चलो कपड़ा ठीक पहन के आए, हो जाएगा। ठीक है जी, स्टार्ट करें। एक मिनट। ओके जी, स्टार्ट करें। तो कौन कौन लोग, साहिल और एकता ज्वाइन किए होंगे ना? हाँ। ठीक है, साहिल और एकता, आप लोग वीडियो यस ऑन कर सर। सकते हो, बाकी लोग भी वीडियो ऑन कर सकते हैं जो लोग चाहे। तो यू कैन डिस्कस, बाकी जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे आप डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो सबसे पहले थैंक यू एकता एंड साहिल को अपना टाइम निकालने के लिए। तो बाकी लोगों को मैं बता दूं कि एकता और साहिल अभी आईआईटी कानपुर में हैं, एमएससी स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं, और ये हमारे स्टूडेंट भी रहे हैं और हमारे टीम मेंबर भी हैं। तो हमारे साथ इन्होंने बहुत सारे मॉक टेस्ट बनाए और सॉल्यूशन बनाए हैं, तो टीम मेंबर भी हैं। तो मतलब हमारा काफ़ी हेल्प किया इन लोगों ने। और तो आप लोग, बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि सर एग्ज़ाम अब अराउंड 100 दिन ही बचे हैं, 100 डेज बचे हुए हैं, तो इसमें क्या कैसे करें। तो मैं तो ऐसे रोज़ क्लास में मतलब ज्ञान देता रहता हूँ। तो मैंने कहा उन लोगों से स्पेशली कांटेक्ट किया जाए जो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं। तो आपके जो मिस्टेक्स होंगे, एक्सपीरियंसेस होंगे, तो वो नए लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये मैं हर साल करता हूँ, आप पुराने वीडियोस देखेंगे तो हर साल हम लोग जो पिछले साल के जो बच्चे क्वालिफाइड होते हैं उनको हम इनवाइट करते हैं और डिस्कस करते हैं। एक वजह ये भी होता है कि जो बच्चे हैं अभी 2025 जैम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, जनरली उनको उन बच्चों पर ज़्यादा भरोसा होता है जो 2024 में क्वालिफाई किए हैं। तो उनसे जब सुनते हैं तो उनको लगता है शायद हम भी इनकी तरह अच्छा करके हम भी आईआईटी में पहुंच पाएंगे। ऑब्वियसली कोई ना कोई तो पहुंचेगा ही, तो आप भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शंस से। एक बार एकता आपसे स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ऐसे हमारा यस सर। तो एक बार अपने थैंक बारे, यू सो मच सर। आप, हाँ थैंक यू, अपने बारे में एक बार बता दीजिए और आगे फिर बच्चों के हम क्वेश्चंस लेंगे। तो एक बार ब्रीफली आप अपने बारे में और अपनी स्ट्रैटेजी और ये सब जो भी आप शेयर करना चाहते हैं वो बता दीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे, है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दिस प्लेटफॉर्म एंड थैंक यू सो मच, आपकी वजह से हम यहाँ पे हैं अभी। So hello everyone, I am Ekta Kumari and I have done my graduation from Hindu College, and I was preparing for JAM 23. There I took coaching from Santosh sir only, but Deeps Academy mein, not I didn't know about this coaching at that point of time. So I scored 213 rank in JAM 2023. My preparation was not up to the mark. There were several reasons, several mistakes I did at that time. Again, I took coaching in 2024 and simultaneously I cracked CUT exam of 23 and I got admission in MSc Statistics in Delhi University. Simultaneously, I was pursuing my MSc Statistics. I was preparing for JAM as well, and with the help of Sir's help and Sir's guidance, I was able to crack attempt 23 exams, and my rank is 75. And so I'm here at IIT Kanpur. तो जैसे एकता ने बताया, मैं थोड़ा ऐड करता हूँ। तो मैं पहले डिप्स एकेडमी जो दिल्ली में है वहाँ पे 2-3 साल पढ़ाया हूँ। अराउंड 2021 में शुरू किया था, 21, 22, 23 लास्ट ईयर छोड़ दिया। तो 2-3 साल मैं डिप्स एकेडमी में भी पढ़ाया, बाकी और भी जगह में पढ़ाता था जहाँ आप लोग जानते ही होंगे। हमारा पुराना यूट्यूब चैनल देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। तो मतलब जो मेरे पुराने वीडियोज़ हैं यूट्यूब चैनल पे, तो वैसे मैं कई जगह पढ़ाया हूँ। तो जैम का स्पेशली मैं 5 साल से पढ़ा हूँ। 2019 में मैंने जैम स्टैटिस्टिक्स पढ़ाना शुरू किया था। तो जब मैं डिप्स में पढ़ा रहा था तब एकता वहाँ स्टूडेंट थी उस समय। तो उस समय इनका उतना अच्छा रैंक नहीं आया तो एडमिशन नहीं हुआ, बट स्टिल सी क्वालिफाइड, सी यू टी आई थिंक, आई एम एस सी दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रही थी ये। और एम एस सी के साथ साथ जैम क्वालिफाई किया, ये बड़ी बात है ना। बाकी साहिल का भी सेम है, साहिल और एकता दोनों क्लासमेट ही हैं और ये दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमएससी कर रहे थे, अभी वो बताएंगे साहिल, है ना। तो ये है। बाकी फिर वो उसके बाद डिप्स, फिर मैंने अपना जब शुरू किया था तो एकता हमारे साथ जुड़ी थी, फिर ये इनका इस बार जैम क्लियर हुआ तो फिर डी छोड़ के ये अभी आईआईटी कानपुर में है। ठीक है साहिल, मैं एक बार आपको इनवाइट करना चाहूँगा, एक बार अपना इंट्रोडक्शन देके और फिर अपना बता दो कैसे क्या है, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे ना। So hello everyone, my name is Sahil and I have completed my graduation from Hindu College as well. And like उस साल तो इतना कुछ पता ही नहीं था कि जैम वगैरह देना है, कोचिंग्स वगैरह लेनी है। So I just appeared for CUET BG and वो मैंने क्लियर कर लिया था। So मेरा भी एमएससी में एडमिशन हो गया था एज सर सेड विद एकता।
फिर मेरे को भी लगा कि नहीं मतलब थोड़ा करना चाहिए, तो फिर एकता ने ही बताया सर के बारे में, तो वहीं से मुझे सर के बारे में पता चला। सो मैंने सर की कोचिंग ज्वाइन कर ली एंड फिर सर के साथ ही प्रिपरेशन शुरू कर दी। बस बस पढ़ते रहा मैं, जब ज़्यादा थॉट्स नहीं थे कि ये करना है, वो करना है, बस पढ़ते रहा, पहले अपने सिलेबस पे फोकस करा। सो देन आई क्लियर्ड जैम विद AIR 39 एंड मेरा गेट भी निकल गया था उसी साल विद AIR 31। सो या आई थिंक हमारे साथ अखिलेश भी है, तो अखिलेश को भी हमने इनवाइट तो बहुत सारे बच्चों को किया था, लेकिन सब लोग पॉसिबल नहीं था ज्वाइन करने का। तो अखिलेश पाल हमारे साथ, एक बार मैं अखिलेश से भी आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। तो अखिलेश एक बार अपना इंट्रोडक्शन बता के और जस्ट बता सकते हैं, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन क्वेरीज डिस्कस करेंगे बच्चों का। ये भी IIT कानपुर में है अखिलेश भी। हेलो, नमस्कार सर। मेरा नाम नमस्कार। अखिल पाल है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन बरेली कॉलेज किया है, और उसके बाद में मैंने सर के साथ में ज्वाइन हुआ था और मैंने प्रिपरेशन की थी। तो मैं अभी प्रेजेंट टाइम में IIT कानपुर में हूँ, और उसमें सर का बहुत सारा योगदान है। मतलब बहुत सारी प्रिपरेशन की बाद में डाउट्स वगैरह आ रहे थे, तो सर के साथ में हम लोगों ने डिस्कस किए थे, तो बहुत सारा समझा था। ओके, थैंक यू। सो एक बार मैं चाहूँगा आप लोग अपना प्रिपरेशन का जर्नी एक बार बताओ, कैसे शुरू किए, क्या क्या किए, सो दैट बच्चे जान पाएंगे। फिर जिनके जो क्वेरीज हैं आप लोग चैट में लिख सकते हैं, जो बच्चे हैं कुछ क्वेरीज हैं आपके चैट में लिख सकते हो या अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो जब हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करेंगे, है ना। अभी तो एक बार जस्ट अपना आप वो बता सकते हो कैसे क्या क्या आपने किया, कौन से बुक फॉलो किए, और है ना, एकता, साहिल एंड अखिलेश। तो आप एकता से स्टार्ट कर सकते हैं कि आपने कैसे, कौन मतलब कैसे प्रिपरेशन किया, आपने कौन से बुक फॉलो किए, क्या पढ़े, या क्या कैसे किया, PYQ का कितना रोल है, मॉक टेस्ट का क्या रोल है, या ये सब जो भी आपको लगता है कि बच्चों को बताना ज़रूरी है 2025 के एस्पिरेंट्स के लिए, तो वो एक बार अपनी तरफ से आप बता दीजिए जो 2025 वाले एस्पिरेंट्स हैं उनको। तो मेरा फर्स्ट टाइम मिस्टेक ये था कि आई कैन कंप्लीट माई सिलेबस ऑन टाइम। सिर्फ स्टैट्स का किया था, मैथ्स पे मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, हम्म। क्योंकि मुझे मैथ्स उतनी पसंद नहीं आती थी। स्टैट्स ज़्यादा समझ आती थी, आसान लगती थी, तो मैंने स्टैट्स पे ही ज़्यादा फोकस किया था। और प्लस एट द एंड तक दिसंबर के एंड तक मैं सिलेबस ही कंप्लीट कर रही थी, तो PYQs भी मैंने पूरे तरीके से किए ही नहीं थे। और मैंने किया था जो क्लास में डिस्कशन होता था, जैसे सर आप कराते थे तो उस टाइम कर लिया क्लास में। हम्म। बट खुद से बैठ के ऐसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, क्वेश्चन पेपर्स लेके, तो उतना किया नहीं था। ऐसा लगता था कि स्टैट से क्वेश्चंस बन रहे हैं तो हो जाएगा। फिर जनवरी में जब मैंने मॉक देना शुरू किया तो रियलाइज कि मैं कहाँ पे हूँ। उसके बाद से आई स्टार्टेड वर्किंग PYQs, जल्दी जल्दी सॉल्व किए बहुत सारे PYQs पे मेनली फोकस किया, क्योंकि मैंने सोचा अब टाइम नहीं है मेरे पास कि जितने कोचिंग था। मैथ्स भी मैंने ये छोड़ दिया कि स्टैट्स किया तो स्टैट्स पे फोकस करती हूँ, तो PYQs के भी मैंने स्टैट्स के ही क्वेश्चंस किए थे। कंसिक्वेंटली मैंने जैन 23 में स्टैट्स के ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, तो मेरे 20 नंबर स्टैट्स के क्वेश्चन से ही आए थे। सो दैट इज वन मिस्टेक आई हैव डन कि मैंने PYQs को बहुत लाइटली लिया था कि कोचिंग में डिस्कस हो रहा है तो वहां पे डिस्कस कर लिया, हो गया। कोचिंग में सर सॉल्व करा रहे हैं, समझ आ गया तो हो गया, बट ऐसा नहीं होता। सर समझाते हैं, फिर आके खुद से करने बैठते हैं, समझा हुआ क्वेश्चन किया हुआ क्वेश्चन नहीं होता, स्टक हो जाते हैं। दैट इज वन थिंग आई प्योरली सजेस्ट कि सर जब भी क्लास में जो क्वेश्चन करवाते हैं कि लगता है तुम्हें हो जा रहा है, घर पे आके उस क्वेश्चन को दोबारा तो एटलीस्ट करो ही करो। सर के साथ PYQs कर रहे हो बट मेक श्योर कि सर के अटेम्प्ट करने से पहले एक बार खुद करके जाओ। तब समझ में आता है कि तुम यहाँ गलती कर रहे थे और सर ये बता रहे, तो चीजें स्ट्राइक करती है। सर बताते जाते वो चीजें तुम्हारे ब्रेन में नहीं रहेंगी अनटिल अनलेस मिस्टेक तुमने खुद से करी है। तो जब जैन 23-4 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही थी इनिशियली, मैंने डिसाइड किया जब मेरा एडमिशन हो गया उसके बाद कि एक बार अटेम्प्ट दे के देख लेते। तो मेरा मेन टारगेट था कि मैं PYQs को पहले कंप्लीट कर लूंगी, और सर कहते थे एटलीस्ट 5-6 टाइम तुम्हारा कंप्लीट होना चाहिए। तो मेरा टारगेट पहले ये था कि मुझे PYQ एटलीस्ट 3 टाइम्स बिफोर दिसंबर और अक्टूबर मुझे खत्म करना है। सिलेबस तो मेरा ऑलमोस्ट 23 के टाइम मैंने स्टैट्स कंप्लीट किया हुआ था, तो बस क्लास के साथ मेरा हो जाता था। मोस्टली फोकस मेरा मैथ्स पे रहता था, मैथ्स करती थी और मैथ्स के क्वेश्चंस मैंने इसमें ज़्यादा ध्यान दिए थे। बुक्स से मुझे पर्सनली उतना ज़्यादा समझ नहीं आता, तो मैं बुक्स ज़्यादा नहीं पढ़ती थी। मोस्टली सर के क्लासेस में जो भी डाउट्स होते थे मैं सर से डायरेक्टली पूछ लिया करती थी, क्वेश्चंस करती थी। साहिल को बहुत ज़्यादा बुक्स पसंद है, वो बुक्स प्रेफर करता है पढ़ना, तो उससे मैं डिस्कस कर लिया करती थी या पूछ लिया करती थी बुक्स में कहाँ से पढ़ना है, तो वो मुझे गाइड कर देता था कि ये बुक्स पढ़ना है, सर बता देते थे जो बुक्स लेने हैं। तो आई रिलाइड मोस्टली ऑन PYQs। सर की क्लासेस में रेगुलरली करती थी, डाउट क्लासेस में अटेंड करती थी। इवन दो मेरा डाउट नहीं है फिर भी मैं अटेंड करती थी, एटलीस्ट लोगों के जो डाउट आ रहे हैं वो क्वेश्चंस पे खुद से ट्राई कर सॉल्व करने का ट्राई करती थी क्लास में। एंड अगेन मोक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट लाइक कि तुमने बस मोक टेस्ट दे दिया और दे के छोड़ दो, नहीं।
मॉक टेस्ट दिया तो उस देने के बाद तुम्हें 1-2 घंटे बैठ के देखना है कि तुम्हारे गलती कहाँ हुई है, तुमसे मिस्टेक कहाँ हुई है, अगर तुम्हारे नंबर कम आ रहे तो कहाँ आ रहे हैं। बस ये नहीं कि तुमने 100 में अगर 60 स्कोर कर लिया, ठीक है, 60 इज अ गुड मार्क्स, तो आई शुड नॉट गो एंड रिव्यू माय क्वेश्चंस कि कहाँ मिस्टेक्स हुए, शुड नॉट डू दैट, शुड गो एंड सी कि तुम्हारे 40 नंबर कहाँ कटे हैं, क्यों कटे हैं। ऐसे दिस इज द वे मॉक टेस्ट को प्लीज गिव इंपॉर्टेंस एंड पीवाईक्यूज, ये टू थिंग्स इफ यू आर वर्किंग ऑन एंड साइड बाय साइड अगर तुम्हें बुक्स पढ़ना पसंद है तो प्लीज रेफर टू बुक्स, दैट इज वेरी हेल्पफुल व्हेन यू आर रेफरिंग टू बुक्स। अ, मेरे साथ थोड़ा ये था कि साहिल बुक्स पढ़ता था तो वो मुझे बताया था बुक्स में यहाँ यहाँ से करना है कर लो। कुछ लोगों को बुक्स पढ़ना पसंद नहीं होता, मुझे भी उतना बुक्स गो थ्रू करना पसंद नहीं है। शॉर्ट नोट्स वगैरह ले लेती हूँ मैं, सर के वीडियोस में सर अच्छे से समझाते हैं तो वीडियोस में दोबारा देख लेती हूँ इंस्टेड ऑफ रेफरिंग बुक्स। तो अगर तुम्हें बुक्स ज्यादा नहीं पढ़ना पसंद तो जो भी टॉपिक फंस रहा है तुम्हें पता है सर ने टॉपिक वाइज वीडियोस डाल रखे हैं, तो गो एंड रेफर टू वीडियोस अगेन एंड अगेन, तो उस तरीके से तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ओके, थैंक यू। हाँ, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। तो अभी मैं साहिल को इनवाइट करना चाहूँगा और अपना आप एक्सपीरियंस बता दो, कैसे कैसे जर्नी स्टार्ट करके अभी तक का कैसे क्या रहा, और क्या बच्चे वही क्या मिस्टेक्स नहीं करने हैं, या क्या मॉक टेस्ट या पीआईक्यू या क्या करने चाहिए क्या नहीं करने चाहिए जो 2025 के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। ओके, सो बेसिकली एकता ने काफी कुछ बता ही दिया आपको, मॉक टेस्ट एंड ऑल से रिलेटेड, पीवाईक्यूज भी काफी इंपॉर्टेंट है। सो पहले मैं बुक से रिलेटेड बताता हूँ। सो जब मैंने शुरू करा था तो मोस्टली मैं सर के लेक्चर्स कवर करता था, पीवाईक्यूज करता था, और वो टाइम ना काफी वैसा वाला टाइम था जो छुट्टियों वाला टाइम होता है। सो मेरे पास फ्री टाइम भी होता था तो मैं बुक के बैक एक्सरसाइज भी कर लिया करता था और मैं सर से भी डिस्कस करते रहता था रेगुलरली। सो अगर किसी को है कि उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे और प्रैक्टिस की जरूरत है, जो काफी लोगों के साथ होता है, काफी लोग कॉन्सेप्ट्स अच्छे से ग्रैब कर लेते हैं लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग उनकी वीक होती है। तो अगर किसी को ऐसा लगता है, और तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मैथ्स के लिए मैंने स्पेसिफिकली हर सब्जेक्ट में एक बुक फॉलो करी थी। कैलकुलस के लिए जिसमें डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल दोनों आ जाता है, थॉमस एंड फेनी की बुक है, काफी अच्छे से वेल स्ट्रक्चर्ड बुक है। सो आपको पता रहेगा आपको ये चैप्टर्स करने हैं और बस ये एग्जांपल्स देखने हैं, उतने में ही हो जाएगा। अगर आपको एक्सरसाइज भी नहीं करनी तो आपको एग्जांपल करने इनफ है। बाकी जैसे सर के भी आप अगर लेक्चर्स देखोगे, तो जैसे इंटीग्रेशन के लिए स्पेसिफिकली बोलता हूँ, तो सर की लेक्चर सीरीज ना काफी स्ट्रक्चर्ड है कि अगर इम्प्रॉपर इंटीग्रल का टॉपिक आता है तो 2 घंटे सिर्फ इम्प्रॉपर इंटीग्रल चलेगा, जिसमें सर खुद 15-20 एग्जाम्पल करा देंगे। अगर आप वो 4-5 बार खुद से कर लेते हो ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि अब कैसे अटेम्प्ट करना है एक टॉपिक का क्वेश्चन। तो पहले मैथ्स को लेके आप ऐसे करो कि जैसे कैलकुलस के लिए ये बुक हो गई, अगर किसी को लग रहा है उसकी वीक है और उसे बेसिक लेवल के क्वेश्चन करने, जैम के डायरेक्ट नहीं करने, तो पहले और अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लो वो बुक करके, काफी आराम से हो जाएगी। रियल एनालिसिस के लिए क्या कर सकते हो, एसके मापा, स्टैंडर्ड जैम लेवल का है उस बुक का, और सेम काफी अच्छे से लिखी हुई है। और जो लोग मैथ्स कर रहे हैं उनको पता ही होगा, और जो लोग अगर स्टैट्स भी कर रहे हैं उनको भी काम आएगी, ग्रेजुएशन में भी पोस्ट ग्रेजुएशन में भी, क्योंकि रियल एनालिसिस पढ़नी ही है आगे भी। सो रियल के लिए तो एक बुक रेफर करनी चाहिए, थोड़ी लैंग्वेज समझ आती है मैथ्स की। लोगों के साथ ये होता है, काफी लोग मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, फिर कई बार क्वेश्चन नहीं समझ आता क्योंकि मैथमेटिकल लैंग्वेज समझ नहीं आती, नोटेशंस में दिक्कत आ रही है, तो एक बुक रेफर करना सही है। बाकी दूसरा इसका ऑल्टरनेटिव ये है स्पेसिफिकली मैथ्स के लिए, कि अब आपने बुक्स वुक्स कर लिए हैं तो आपके पास जैम एमए के क्वेश्चन भी है और जैम एमएस के। सर ने काफी स्ट्रक्चर से उसको भी बनवाया हुआ है कि पीवाईक्यूज है आपके पास टॉपिक वाइज। सो जहां तक मुझे याद है 300 साढ़े 300 के अराउंड ना आपके पास टॉपिक वाइज पीवाईक्यू होंगे, जस्ट मैथ्स के एक टॉपिक के, रियल के हैं। ठीक है, तो आप अगर वो 300 साढ़े 300 क्वेश्चन भी 5 बार करते हो ना, तो 99% टॉपिक्स पे आपका पकड़ बन जाएगा कि आप कोई भी क्वेश्चन बना दोगे आराम से। और अगर किसी को और किसी के पास टाइम है, उसे और अच्छा करना है, सीएसआईआर नेट है, गेट के क्वेश्चंस हैं, जितना भी स्टैट्स के पेपर होते हैं ना, एक स्टेट बोर्ड का भी स्टेट का पेपर होता है कहीं पे, मेरे को याद नहीं है, तो ऐसे आप अगर गूगल हाँ, करने बैठोगे ना तो आपको स्टेट। इतने पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। तो आप ना पहले मतलब बेस क्लियर करो अपना, कोई भी एक छोटी बुक लेके, और उसके बाद जितने पीवाईक्यूज अवेलेबल है वो पहले सारे लगा दो, वहां से आपको ना ये भी क्लैरिटी हो जाएगी कि मेरे को इस टॉपिक को जाके दोबारा रेफर करना है। तो और जो मैथ्स को हल्के में लेने वाला पार्ट है वो काफी करते हैं लोग, तो ये तो बिल्कुल ही मत करना, वो 30 नंबर काफी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम 20 प्लस उसी में स्कोर कर देते हो तो तुम्हारी रैंक बहुत अच्छी हो जाएगी। और स्टैट्स के बच्चे मैथ्स पे फोकस कम करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हम स्टैट्स कर लेंगे, तो थोड़ा सा मैथ्स पे फोकस करना। एक पार्ट ये था मेरी जर्नी का कि मैंने मैथ्स को बुक से फॉलो करा पूरा, कि बुक्स के साथ, सर के साथ और पीवाईक्यूज एक गो में चलता रहा तो काफी जल्दी से ग्रैब होता है। और रही स्टैट्स की बात, तो स्टैट्स के लिए एफएमएस बहुत जरूरी है। एफएमएस से जो उनके ऐसे शॉर्ट रिजल्ट्स है ना, रिमार्क्स करके लिखे हैं, उनको ना लिख लो एक जगह, वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है।
और अगर नहीं समझ आ रहा कि वो सेंस क्यों बना रहा है तो ड्राइव वगैरह कर लो उन चीजों को। लाइक मैंने देखा है, सर भी एग्री करेंगे, बहुत बच्चे ना बाइनोमियल वाले डिस्ट्रीब्यूशन का मीन भी नहीं निकालेंगे, याद करके बैठ जाएंगे एनपी है, फिर वो एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/1 + x पूछेंगे तो ड्राइव नहीं होगा। सो बेसिकली जो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है उनके मीन वेरिएंस सब अपने हाथ से निकालो, बेसिक डेरिवेशंस आनी चाहिए तुम्हें। तो ऐसे के लिए प्रसन्ना साव या फिर अपना एफएमएस, ये बुक्स काफी बेस लेवल स्टैटिस्टिक्स को ना क्लियर कर देंगे और बहुत इजी टू गो है कि तुम्हें समझ आ जाएगा, तुम्हें किसी की भी जरूरत नहीं है वो करने के लिए। अगर सर के लेक्चर देख रहे हो तो कोई नीड ही नहीं है, फिर बस 2 बुक्स देखा, पीवाईक्यू देखा, आपका स्टैट्स हो जाएगा। और अगर किसी को फिर भी लगता है कि भाई मुझे और अच्छा करना है, मेरे पास टाइम है, कोई सेकंड टाइम अपीयर कर रहा है, किसी को बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे करना है, तो फिर मूड एंड ग्रेविल्स की एक बुक आती है, एंड देन होग एंड क्रेग, ठीक है। और हाँ, ये 2 बुक के आप बैक एक्सरसाइजेज लगाओ, उनके अंदर काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपका कॉन्सेप्ट लगाने में, और न्यूमेरिकली भी आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे स्टैट्स में। सो हाँ, ये बुक्स का है, और पीवाईक्यूज का सिग्निफिकेंस एकता ने बता ही दिया है। बाकी सब कुछ एक स्ट्रक्चर में लेके चलो कि मैं एक स्टैट्स का सब्जेक्ट लेके चलता हूँ, या एक टॉपिक या एक मैथ का टॉपिक लेके चलता हूँ, और एक गो में पीवाईक्यू बुक, सर के वीडियोस, अपने नोट्स, थोड़ा रेगुलरली सब कुछ रेफर करते चलो। सो या हाँ साहिल, बहुत अच्छे से बताया आपने। तो थैंक यू। हाँ बाकी तो अपने, क्योंकि पहले भी एक इंटरव्यू हम साहिल के साथ कर चुके हैं, बाकी बच्चों के साथ इंटरव्यू कर चुके हैं, तो उनको हमने उतना वो नहीं, बाकी और लोग रात को भी 9 बजे एक सेशन है, उसमें और बाकी बच्चे ज्वाइन करेंगे, तो वो भी आप देख सकते हो। और अभी हमारे साथ अखिलेश है। अखिलेश, आप भी कुछ बताना चाहें अपनी जर्नी से कि कैसे कैसे शुरू किया, क्या गलतियाँ हुई, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए बच्चों को, तो आप बता सकते हैं एक बारी, है ना, बच्चों को हेल्प करेगा। हाँ हेलो। सो अभी तो साहिल और एकता ने सब कुछ तो बता दिया है, बस मैं यही बताना चाहूँगा कि बस आप लोग जो हो ना वो प्रैक्टिस करते रहें और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें। जो मॉक टेस्ट सर के वगैरह हैं ना, और जो पीवाईक्यू हैं उनको बहुत ज़्यादा फोकस करें, तो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। और सर के सारे में कॉन्टेक्ट में रहें, जिससे कि आपको पता चलता रहेगा कि हाँ हमें मतलब कैसे करना है, क्या करना है, और अपनी सारी जो प्रॉब्लम है सर को मतलब रेगुलरली डाउट क्लास जो है अपना वो अटेंड करते रहें, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉफिट मिलेगा। बस यही है, ओके। बाकी तो मतलब सब सही चल रहा है। बाकी आप लोगों का कानपुर कैसा चल रहा है? क्लासेस थोड़ा लोड ज़्यादा रहता है ना? और भाई यहाँ तो हाँ प्रेशर तो है, मतलब अकेडमी तो मतलब सारी आईआईटी से मतलब टफ ही रहता है। काफी ज्यादा है सब। हाँ। काफ़ी ज़्यादा रहता है ना? बहुत ज़्यादा, यस सर। मतलब इवन मैंने बच्चे देखे हैं जो एमएससी करके गए हैं, जैसे मैं कई सारे बच्चे हैं, एग्जांपल के लिए शत्रुघ्न था, उधर रोहित है, ये लोग वो हैं जो जो आपके सीनियर्स होंगे। शत्रुघ्न सीनियर, सुपन सीनियर था। तो ये लोग कुछ बच्चे जो पहले एमएससी कर रहे थे और वो एमएससी करके दोबारा गए, तब भी इनकी वहाँ हालत ख़राब हो गई थी, मतलब एमएससी करते हुए। तो वैसा सिचुएशन होता है आईआईटीज़ में, है ना? लेकिन फिर भी है कि हाँ। अकेडमी तो मतलब टफ ही है ना, मैं तो बेसिक करके आया हूँ, तो मुझे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मतलब एकता एकता जो साहिल है उनको मतलब अच्छा सा वो सही कर रहे हैं, बट मुझे अभी प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि नहीं मेरा नहीं, उतना जो बेसिक वगैरह है ना क्लियर नहीं है खास। बट हाँ, आप लोग अपना अच्छे से पढ़ाई करेंगे ना तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने नहीं होने वाली है, बस सही हो जाएगा। नहीं, जैसे अखिलेश आप जो अभी फील कर रहे हो ना, वो एकता साहिल पिछले साल फील कर चुके हैं, क्योंकि वो एमएससी ड्यू में थे। तो कहीं ना कहीं लोगों को वो प्रॉब्लम फेस करना ही है, तो वो एक लाइन जर्नी है ना? तो फेस तो सबको करना ही है एक टाइम पे, तो जो पहले कोई फेस कर ला, कोई बाद में फेस करता है। तो वो भी आपके लिए भी यही है कि बस आप कंटिन्यू रहो जर्नी में, बिना होपलेस हुए, बस कंसिस्टेंटली कोशिश करते रहो, अच्छा हो जाएगा एट द एंड। हम भी आपके जैसे ही थे, तो वैसा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये कंसिस्टेंटली जो भी लाइफ में आगे मिल रहा है उसको फेस करो, कोशिश करो, बस वैसे ही है। ठीक है, अब थोड़े आते हैं क्वेश्चंस पे। तो जिन लोगों के क्वेश्चंस है उन पे आते हैं। तो बाकी जो उनके क्वेश्चंस है, अनम्यूट करके जिनको पूछना चाहे आप पूछ सकते हो, बाकी चैट में भी है, तो हम 1 बाय 1 क्वेश्चन आंसर है ना इसमें डिस्कस करेंगे, कि जो भी ये लोग अपने हिसाब से बताना चाहेंगे। जैसे आदित्य कुमार क्या पूछ रहा है, मैं कुछ पूछो भाई। आदित्य क्या पूछना चाहते हो? देवेंद्र पूछ रहे हैं हाउ टू डील विथ इन्फेरेंस स्पेशली यूएम वी पार्ट। 1 बाय 1 आप लोग अपना अपना आंसर बता सकते हो तीनों लोग, है ना? क्वेश्चन है कि हाउ टू, चैट में है, आप चैट भी देख सकते हो, हाउ टू डील विथ इन्फेरेंस स्पेशली यूएम वी पार्ट। सो बेसिकली ना, ये यूएमयूई वाले जो प्रॉब्लम्स है वो 2020 के बाद से काफी टफ हो गए हैं। हाँ 2021 में भी काफी यूनिक टाइप का क्वेश्चन आया था। तो बेसिकली अभी तुम्हारे पास उन क्वेश्चंस का भी एक 3-4 क्वेश्चन तो वैसे आ ही गए हैं, जैसे क्वेश्चन बेसिकली सबसे नहीं बन रहे थे 2020 के बाद। तो अभी जितने भी यूएमवी के क्वेश्चंस है ना, पहले एक बार निकाल लो, अलग कर लो उनको, और एक बार सबको बना लो। अगर जो जो नहीं बन रहे ना, डायरेक्ट सॉल्यूशन देखने मत जाना,
सर जब यूएमवी पढ़ाएंगे, और आई होप कि पढ़ा चुके होंगे, हो गया, तो सिलेबस आपको हो गया, रहेगा हाँ। क्या? तो अगर हो गया है तो वही कि पहले एक इन्फ्रेंस के लिए, अच्छा हाँ मैं एक बात बोल देता हूँ, इन्फ्रेंस के लिए ना प्रसन्ना साहू की बुक पूरी कर लो, वो बेस्ट बुक है बेस लेवल पे। किसी को ज्यादा करना हो तो कैसे बर्जर कर लेना। तो पहले वो बुक से सारे यूएमवी के क्वेश्चन लगा लो, अपनी एफएमएस से भी लगा लो। तो जो जितने भी तुम्हारे स्टैंडर्ड लेवल के यूएमवी के क्वेश्चन है वो लगाओ। उससे पहले होएगा क्या कि यूएमवी निकालने में थोड़ा सा लेंथी पड़ता है कभी कभी, तो पहले थोड़ा सा वो कंप्यूटेशनली स्ट्रॉन्ग हो जाओगे कि अच्छा मैं सही कर रहा हूँ। कई बार बीच में रुक जाते हैं कि यार मैं सही भी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, फाइनल आंसर तक जा ही नहीं रहे हैं। तो पहले एक बारी थोड़ा सा, और अगर नहीं मिलते ना लोगों को प्रॉब्लम, तो मैंने देखा फॉरेन यूनिवर्सिटीज के प्रॉब्लम होते हैं। आप गूगल करोगे ना, बहुत यूएमवी के प्रॉब्लम्स आते हैं। अब जैसे हमारे परेटो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हमारे में नहीं है, लेकिन जैम वाले क्या करते हैं, बस उसे एक डिस्ट्रीब्यूशन बना के पूछ लेते हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ के ना एक दो अपनी तरफ से भी एफर्ट मार के उन सब के भी यूएमवी वगैरह निकाल लो। तो एक तो ये, और दूसरा वो जब फिर पीवाईक्यूज पे जाओ ये करने के बाद, फिर देखो कैसे नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, फिर सर से पूछो। तो ऐसे करके ना यूएमवी वाला प्रॉपर अगर 3-4 मेथड से जो निकलता है, सारे मेथड के अगर 5-10 क्वेश्चन कर लोगे ना, तो फिर बन जाएगा। मतलब फिर इतनी दिक्कत आनी नहीं चाहिए, और तुम्हें स्टैंडर्ड का याद भी हो जाएगा फिर कि इसका ये होता है उसका ये होता है। तो वो भी हेल्प करेगा आगे, अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएगा तो ब्रेक डाउन करो और फिर कंबाइन कर दो सारा। ठीक है साहिल, अच्छा बता। हाँ एकता, आपका क्या व्यू है इस पे, इन्फ्रेंस पे स्पेशली या यूएमवी पार्ट पे? सर आई विल ऐड ऑन टू दिस कि हाँ पहले ना तुम डेफिनेशन समझो कि यूएमवी होता क्या है। हाँ वहां से डेफिनेशन से, जब तक सर का ही कहना है, सर की चीज मुझे अभी तक याद है कि अगर तुम किसी क्वेश्चन में फंस रहे हो तो तुम्हें डेफिनेशन समझ नहीं आई उस क्वेश्चन की, उसका डेफिनेशन तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तभी तुम उस क्वेश्चन में फंस रहे हो। फर्स्ट अंडरस्टैंड द डेफिनेशन, क्यों कहना क्या चाहता है। फिर यूएमवी निकालने के 3-4 मेथड है जो सर क्लास में कराते हैं प्रॉपर। वो 3-4 मेथड से ही वो बनता है, कोई भी क्वेश्चन होगा उन्हीं में से 2-3 मेथड देंगे, वो सॉल्व हो ही जाएगा। उसमें थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन होती है, वो तुम्हें तब होगी तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। तो फर्स्ट थिंग इज तुम डेफिनेशन समझो, अगर क्वेश्चन में तुम कहीं स्टक हो रहे हो तो तुम कहीं डेफिनेशन गलत समझ के आ रहे हो, ऐसा होता है। डेफिनेशन पे तुम फोकस करते हो तो चीजें बनती है। 2-3 मेथड है, उसमें अनटिल अनलेस उसमें कुछ मैनिपुलेशन लग रहा हो वो सॉल्व हो जाता है। अगर मैनिपुलेशन लग रहा है खुद से ट्राई करो, सर से आगे पूछो। 3-4 क्वेश्चन अगर तुम इससे बनाओगे तो फिर तुम्हें वो हैबिट हो जाएगा, फिर तुम कुछ क्वेश्चन देके आराम से सॉल्व करते जाओगे। क्योंकि हर डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्वेश्चन सॉल्व किया, बाकी सारे कितने भी मैनिपुलेशन करो उस डिस्ट्रीब्यूशन में, सारे पैटर्न में ही आंसर आते हैं इसके। तुम्हें लैम्डा, जैसे पॉइजन का होता है कि 2-3 टाइप का देगा, हाँ लैम्डा का या ई टू द पावर माइनस लैम्डा का। उसके दो ही तरीके तुमने निकाल लिए, और उसमें कितना भी मैनिपुलेशन करे वो पैटर्न में ही आंसर आता है दोनों का। तो दैट इज व्हाट टू ऐड ऑन कि डेफिनेशन पढ़ो, और जब भी क्वेश्चन दिमाग में आए तो तुम्हारे अंदर डेफिनेशन चलना चाहिए कि हाँ इसकी ये डेफिनेशन होती है, इसके 4 मेथड होते हैं, 3-4, और तीनों चारों लगा के देखो, दैट्स इट, क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा उसका। That's it. बिल्कुल। हाँ तो अखिलेश, आपका कुछ व्यू है इन्फ्रेंस पे कैसे वर्क करे, या यूएमवी पार्ट पे आप कैसे किए थे? मतलब इन्फ्रेंस के लिए क्या नोट्स फॉलो किए थे या सिर्फ लेक्चर, कैसे किए थे? थिंक उसको आवाज आ रही है। ओके, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैं ऐसा यूएमबीयू क्या मेनली, तो एक तो डेफिनेशन तुम्हें पता ही होगा, बाकी राव ब्लैकवेल थ्योरम है, लेवन सेफी थ्योरम है। मेनली ये मेजर 2 थ्योरम है जो यूज होते हैं, बाकी 1-2 क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, कई बार अप्रोच चेंज होगा और डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। अदरवाइज मेनली ये 2 मेथड है जो जैम लेवल पे है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विशाखा इज आस्किंग हाउ टू मेक कैलकुलस पार्ट स्ट्रॉन्ग। तो आई थिंक ऐसे साहिल इस बीच में बता रहा था कैसे करना, लेकिन स्टिल यू कैन टेल वंस मोर कि कैलकुलस पार्ट कैसे स्ट्रॉन्ग करे। हाँ तो मैंने जो बताया था ना थॉमस एंड फेनी वाला बुक, एक तो आप वो जरूर लगाओ। और सर मैंने देखा है सर ना जेई वाले क्वेश्चंस भी देते हैं, हाँ तो तुम्हारे पास भी वो पीडीएफ्स होंगे। अगर किसी को लगता है उसका सिग्निफिकेंटली वीक है तो पहले एनसीईआरटी भी कर लो, सारे अपने बेसिक फॉर्मूले लिख लो 12th वाले, एंड जब जेई के वो क्वेश्चंस करोगे तो वो कॉन्सेप्ट लगाने आ जाएंगे। फिर थोड़ा सा एडवांस अपने बीएससी के कॉन्सेप्ट्स पे चले जाओ, या तुम्हारे ग्रेजुएशन में भी जो बुक फॉलो हो रही है, या अपना ग्रेजुएशन को भी थोड़ा सा सीरियसली लेके वहां पे भी फोकस कर लो। तो जितना भी तुम्हारा कैलकुलस का पार्ट है, जहां जहां यूज होता है, उसको थोड़ा फोकस के साथ कर लो। काफी जैसे बहुत छोटी छोटी चीजें हैं कि ई रेस टू माइनस ए एक्स स्क्वायर का माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी, हम आंसर याद कर लेते हैं डायरेक्टली, लेट्स से अंडर रूट पाई बाय समथिंग समथिंग। तो अब मतलब एक बार ड्राइव कर लो कि आप देख लो कि कैसे दो इंटीग्रल को लेके मर्ज करेंगे, फिर ई टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर समथिंग बनेगा, एंड देन फिर हम प्रूव करेंगे नो उसको आर थीटा में कन्वर्ट करके। तो छोटी छोटी चीजें खुद से भी कर लो, डायरेक्ट सारे रिजल्ट याद करने के बजाय,
इससे होता ये कि थोड़ा सा तो माइंड चलेगा और थोड़े से डिफरेंट मेथड्स मिल जाते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि स्टैंडर्ड फॉर्मूले के क्वेश्चंस तुम्हें मिल ही जाएंगे जैम में। दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा वहां पे, कई बार खुद डिराइव भी करनी पड़ जाती हैं चीजें। तो अगर किसी को लग रहा है मेरा वीक है, तो सारे रिजल्ट याद भी मत करो बैठ के, छोटे छोटे देख लो कि अच्छा कहाँ पे क्या कुछ यूज हो रहा है, मैं कोई प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ, कोई ट्रिग्नो की प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ। सो एक तो यही है, बाकी जैम एमए के पीवाईक्यूज करो। जैम एमएस के पीवाईक्यूज से ज्यादा अच्छे वो हैं, क्योंकि उनका लेवल थोड़ा सा अच्छा होता है हमारे वालों से। तो एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इंक्रीज हो जाएंगे। सिंस किसी को लगता है कुछ वीक है तो ज्यादा प्रैक्टिस करो। बाकी मैंने अगर जैसे मल्टी वेरिएबल वालों में लोगों को प्रॉब्लम आती है, टू वेरिएबल वालों में या सॉलिड ऑफ वो रेवोल्यूशन वगैरह वाले जो क्वेश्चंस है उनमें प्रॉब्लम आती है, तो गूगल करो। गूगल पे बहुत फॉरेन यूनिवर्सिटीज के डायरेक्ट पीडीएफ्स पड़े हैं जिसमें क्वेश्चंस है सिर्फ, वो क्वेश्चंस बनाओ बैठ के। वो हमारे यहाँ के क्वेश्चन से थोड़े अलग होते हैं, तो उनसे भी काफी हेल्प होती है कि आप थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन में हो, थोड़ा ये नहीं कि एक सेट ऑफ पैटर्न के क्वेश्चन ही देखे जा रहे हो। तो ये कर सकते हो अगर किसी को लग रहा है वीक है। बिल्कुल। तो हाँ वही है, जैसे एक तो स्टार्ट विथ 11-12 देख लो, तुम्हारा 11-12 स्ट्रॉन्ग है ठीक है, नहीं तो एक बार एनसीईआरटी कैलकुलस कर लो, जो टॉपिक सिलेबस जैम के सिलेबस में एटलीस्ट वो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये सब इंटीग्रल कैलकुलस भी है जैम 11-12 में। फिर उसके बाद जेडबलई के मेंस के क्वेश्चन कर सकते हो आप। फिर उसके बाद जैसे जैम एमए है, जैम एमएस है, इसमें मैथ्स पोर्सन है, क्वेश्चन कर लो जो सिलेबस है। और यही सब है, बाकी उसको रिविज़न करो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जो पूछ रहे हैं कि एकता तुम कुछ ऐड करना चाहोगे कैलकुलस पार्ट पे कि I agree with him. मैथ्स मैंने आपके वीडियोस और इसकी गाइडेंस लेके करी थी, क्योंकि इसका मैथ्स थोड़ा अच्छा है कंपैरेटिवली। अच्छा, तो देवेंद्र इज आस्किंग कि सर रिकॉर्डिंग मिलेगी? हाँ मिलेगी, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा शाम तक। और सत्यम कुछ पूछना, आपको अनम्यूट कर रहे हैं, पूछिए। सर साहिल भाई से पूछना चाहेंगे कि डीपीपीज पर ज्यादा फोकस करें या फिर सर पीवाईक्यूज पर? तो पहले मैं साहिल एक बार ऐड कर देता हूँ, ये पूछना कि इस बार हमने नया कुछ कंटेंट लोगों को हायर किए थे जिन्होंने बहुत सारे 250-300 डीपीपी बनाए हैं, जो पीवाईक्यू जैसे उन्होंने बनाए हैं, थोड़े डिफिकल्ट, पीवाईक्यू से डिफिकल्ट लेवल पे हैं। तो अराउंड वो 4-5 हज़ार क्वेश्चन कम से कम वो होगा, जो नए, जो पिछले आपके टाइम पे नहीं था, जो इस बार बने हैं अभी पिछले। और एक तो पीवाईक्यूज है, तो वो पूछ रहे हैं एक्चुअली कि डीपीपी फोकस करें या पीवाईपी पे करें। अच्छा, तो अभी देखो नवंबर आ गया ऑलमोस्ट। सो अगर आपने एटलीस्ट 4 या 5 बार पीवाईक्यूज कर रखे तो फिर आप अपना पूरा टाइम दे सकते हो उनको। अगर आपने एक्चुअली नहीं कर रखे हैं, एक बार भी नहीं कर रखे हैं, तो पहले डीपीपी करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको जो इंस्पिरेशन है वो फिर पीवाईक्यू से आएगी अगर वो उसी बेसिस पे बने। तो पहले पीवाईक्यू करो। पीवाईक्यू करते करते एक और काम भी करना मैं बोल देता हूँ, तो अपना एक जो नोट लेके चलो ना, वहां पे शॉर्ट नोट्स बनाते रहो जहां मिस्टेक्स लिखते रहो कि जब मैंने क्वेश्चन पहली बार करा इस तरीके से करा, या मुझसे नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और दूसरी बार करा या सर से देखा तीन मेथड मिल गए, तो वो तीनों मेथड लिख लो कि एक ही क्वेश्चन को करने के 3 तरीके आ गए। तो अगर 3 या 4 बार पीवाईक्यूज करते हो ना, तो ये होने वाला है तुम्हारे साथ कि स्टैट्स में एक एक क्वेश्चन को करने के 2 या 3 मेथड मिल जाएंगे तुम्हें। तो पीवाईक्यूज ही कर लो पहले डीपीपी से, अगर समय नहीं है तो। अगर समय है तो कर लो, और ये नहीं कि एक ही टॉपिक पे सारे करे जा रहे हो। ये 2-3 साल से काफी हर बार हर बैच के लोग, जब हम भी सुनते थे, सब बोलते हैं कि ईगो पे नहीं लेना होता कोई क्वेश्चन, कि मैंने तो एक टॉपिक पे 5000 क्वेश्चन लगाए हैं और वो नहीं बन रहा ना, मैं बना के रहूंगा, वो मत करना। तो एक 5000 क्वेश्चन एक टॉपिक पे करने से अच्छा 500 सब पे कर लो। तो अगर टाइम है डीपीपी करो, बिल्कुल करो। लेकिन ऐसे कि अगर 5 डीपीपी है एक टॉपिक पे तो 2 कर ली, 2 किसी और पे कर ली, तो वहां से भी चांस बनेंगे कि किसी और टॉपिक से इजी क्वेश्चन आ गया तो वहां से नंबर बन जाए। सो इस वे में डीपीपी कर सकते हो अगर पीवाईक्यूज कर रखे हैं। एक्चुअली मैं अभी बीएचयू में एमसीए कर रहा हूँ, तो मतलब मेरा बीसीए का बैकग्राउंड था, तो बट मेरे को ना उसमें एचएफटी वगैरह में जाना है आगे, क्वांट वगैरह में, क्वांट फाइनेंस में। तो फिर स्टैट्स में एमएससी करनी थी। तो अभी सर मैंने स्टार्ट करा बहुत लेट, तो मैंने यूनिवेरिएट बाईवेरिएट कर लिया है, और उधर वो डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस कर लिया है। तो अभी इनकी सर केवल डीपीपीज ही लगाई है मतलब। तो तो अभी फिर तुम कैसे? पहले पीवाईक्यू कर लो, तो तुमको पहले पीवाईक्यू ज्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि अगर तुम पहली बार पढ़ रहे हो तो फिर पीवाईक्यूज ही है। डीपीपीज उनके लिए भी जो 2 साल से स्टैट्स करते ही आ रहे हैं, उन्हें सब समझ भी आता है कि ये क्वेश्चन की ऐसे क्यों पूछा है, वैसे क्यों पूछा है। तो पहले आप इंस्पिरेशन ले लो वहां से कि सारे पीवाईक्यूज करके आपको जितने यूनिक मेथड्स हैं जो जस्ट थ्योरी में नहीं मिलते, क्वेश्चन करने में मिलते हैं, वो भी पता चल जाएंगे। उसके बाद एंड में एक बार जब आप रिवीजन करो तो साइड बाय साइड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख सकते हो। नहीं बिल्कुल, मैं ऐड करूँ, मैं भी बहुत स्ट्रांगली बच्चों को बोलता हूँ जो स्पेशली बिगिनर है, पहले सिलेबस और पीवाईक्यू पकड़ बनाओ। ये तुम्हारे सामने जिनको तुम्हें एक्चुअली
तुम्हारे सामने है क्या है ना, कि कहीं लड़ाई में उतर रहे हो, तुम्हें पता हो सामने वाले का स्ट्रेंथ क्या है। तो एग्जाम की स्ट्रेंथ पता चलती है सिलेबस और पीवाईक्यू से। तो तुम सिलेबस और पीवाईक्यू पे अच्छा पकड़ बनाओ। अगर तुम्हें लगे कि तुमने अच्छा पकड़ बना लिया, सिलेबस ढंग से कवर्ड हो गए हैं, पीवाईक्यू सारे तुमसे हो गए, 2 3 4 बार हो जा रहे हैं, कर लिए तुमने अगर, तो फिर आप बाकी मॉक टेस्ट या डीपीपी पे अच्छे से फोकस कर सकते हो। लेकिन अगर तुमसे डीपीपी पीवाईक्यूज भी नहीं हो रहे तो आपकी तैयारी कमजोर है, मैं ये बोल रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को एग्जाम के 4 दिन पहले तक पीवाईक्यू सॉल्व नहीं हो रहा है तुमसे, तो मतलब तुम कहीं भी रेस में हो ही नहीं, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि ऐसे बच्चे भी हैं तुम्हारे कंपटीशन में जो पीवाईक्यू 4 5 बार कर चुके हैं, और सीटें 128 125 सीटें ही हैं, 3000 बच्चे एग्जाम देंगे। तो ये तुम्हें समझना कि 125 128 में तुम हो, ये चीज़ें तुम्हें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये तुम्हें समझना है, इसलिए पीवाईक्यू पकड़ बनाना जरूरी है। ठीक है, आई थिंक और कोई ऐड करना चाहेगा? एकता, आप ऐड करना चाहोगे पीवाईक्यू वर्सेस डीपीपीज, मतलब नॉन पीवाईक्यू? हाँ। Sir, I will say only, मैंने स्टार्टिंग में बोला था PYQ is हाँ something you should have very good hold of, हाँ। क्योंकि वो नहीं होगा तो फिर तुम्हारा कुछ होगा नहीं। क्योंकि PYQ में DPP में ऐसा होता है ना कि लेवल वाइज होते हैं, हम्म होंगे उसमें अगर एक सेट ऑफ क्वेश्चन होंगे तो सारे के अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, बट PYQ में तुम्हें हर लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर 60 क्वेश्चन तुम सॉल्व करने बैठोगे तो तुमसे मिनिमम 10 15 क्वेश्चन नहीं भी होगा तो सॉल्व होगा उसमें से, और कुछ दिखेंगे कि तुम अप्रोच कर सकते हो। तो वहां से एक चीज बिल्ड होती है, कॉन्फिडेंस भी आता है कि PYQ कर पा रहा हूँ मैं, तो क्वेश्चन तो सॉल्व कर लूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हें एग्जाम ही देना है। DPP इट्स जस्ट लाइक कि तुम्हारा ब्रेन बढ़े, तुम ज्यादा बैठ के अपने थॉट प्रोसेस को सोचो और देखो कि तुम कितना मतलब ब्रेन कर सकते हो टू डेवलप हम्म योर थिंकिंग स्किल। बट हम्म बिफोर दैट वो बेसिक तुम्हारा फाउंडेशन जो आता है वो तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करना PYQ से ही आता है। तो डू द बेसिक नेसेसिटी, देन एड ऑन्स तो जितना करो उतना कम है। बिल्कुल। एंड मैं एक चीज बोलना चाहूंगा इसमें कि ऐसे में आके ना किसी अपने दोस्त से बात मत करना कि तूने कितना कर लिया, मैंने इतना कर लिया, ये वो ये सब करना। और अगर तुमने पीवाईक्यू भी नहीं कर रखे और वो बोल दे कि मैंने 20 डीपीपी कर लिए हैं, तो तुमसे जो 2 पीवाईक्यू हो रहे थे उसमें से एक ही होगा। सो हाँ। अपना आराम से मतलब करते रहो, अपने आप को देखो अभी एंड के फेज में। बिल्कुल इधर उधर से ये मत पूछना कि तेरा कितना हो गया, मेरा कितना हो गया, क्योंकि ये सब होता है, नेचुरल ह्यूमन हम्म टेंडेंसी है। और फिर इसकी वजह से ना कई बच्चे इसी की वजह से लैग कर जाते हैं कि उसने इतना कर लिया, ये कर लिया, और क्या पता उसके मॉक में चाहे 5 नंबर आ रहे हो, तुम्हारे 6 आ रहे हो, तुम्हारे भी कम हो जाएंगे। सो एंड जो दूसरी बात एकता ने ये बोली कि जो डीपीपी टाइप चीजें होती है वो ऐसे बनी होती है, अगर टाइम नहीं है तो वो बनी ऐसे है कि 5 क्वेश्चन आसान है, 5 क्वेश्चन बहुत हार्ड है। अब तुमने वो पांचों बहुत हार्ड लगा लिए ना, तो पहले तो डिमोटिवेट ही हो जाओगे, क्योंकि एक भी नहीं हम्म बनेगा। और स्टैट्स ऐसा है, ऐसे 23 टाइप का पीवाईक्यू करोगे ना, तो ऐसा लगेगा कि मेरे को कुछ आता ही नहीं है। फिर हम्म ऐसा भी महसूस हो जाएगा कि 10 क्वेश्चन भी नहीं बन रहे मुझसे 60 में से। सो बेसिकली ये हम्म सब एक्सेप्टेंस रखो और डाइवर्स क्वेश्चंस करो। ये नहीं है कि आसान कर लिए तो ऐसे फ्लूक का कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई मैं तो कर ही दूंगा। ऐसा भी एक हुआ था, एक मतलब जानकार है, तो ज्यादा ऐसा कॉन्फिडेंस मतलब डिसेंट रखो, और ऐसे आसान क्वेश्चन करके फ्लूक का भी मत लो और हार्ड करके डिमोटिवेट भी मत हो। तो बेटर है कि पीवाईक्यूज कर लो जब जिसको हम्म लगता है कि भाई मैंने 2 महीने पहले सब पढ़ रखा है। फिर तुम्हें जो करना है करो, फिर तुम बेसिकली अपने आप को अपना ग्रेस कर रहे हो अपने आप को, ऐसे कर लो। बिल्कुल। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है चैट में, हाँ जी आदित्य, कुछ पूछना आपको? जिनको अनम्यूट करे पूछना, यू कैन आस्क। ठीक है। यस सर, यस सर। जी अभी आदित्य। मेरा बीएससी थर्ड, यस सर, अभी मेरा बीएससी थर्ड सेम चल रहा है स्टैट से ही। सर मुझे 2026 का आईआईटी जैम का एग्जाम देना है, तो सर मुझे कब परचेज करना चाहिए? अच्छा, कोर्स अभी के लिए तुम बीएससी जो पढ़ रहे हो, आई थिंक उसी में तुम्हारा हो रहा होगा तैयारी। बीएससी में तो वही यस चीजें सर, हैं जो अभी जैम में। मेरा हम्म यस सर, यस सर, अभी मेरा थर्ड सेम में एंट्रेंस वाला टॉपिक ही चल रहा है। अच्छा, तो आप पूछ रहे हो कि कब तैयारी शुरू करें, ऐसा पूछना चाह रहे हो? यस सर, यस अच्छा बताओ भाई साहिल, तुम लोग 2026 में एग्जाम देंगे ये, तभी आपके पास अराउंड 1.5 साल है अप्रॉक्स। यस सर। अगर अगर आपने लेट्स से अभी से डिसाइड कर लिया है कि मुझे देना ही है और आप अपना डिसीजन नहीं चेंज करने वाले हो, तो जस्ट अपने कॉलेज के कोर्स पे फोकस करो एटलीस्ट और 6 महीने। और जैसे बेसिक प्रोबेबिलिटी पढ़ लिया होगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ लिए होंगे, अगर आप बता रहे हो इन्फ्लुएंस चल रहा है, तो आपके जो जितना वहां पढ़ा रहे हैं, जो डेरिवेशंस कराते हैं वो लोग कम न्यूमेरिकल कराते हैं, तो आप उनका जो कॉलेज वाले पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो, और अपना घर आके न्यूमेरिकल कर लो। जो भी आपके यूनिवर्सिटी में बुक फॉलो हो रही है उसी के न्यूमेरिकल कर लो। बेसिकली बेस बन जाएगा, और वो बेस भी ना आपको 60-70% लोगों से आगे कर देगा। उतना बेस भी बहुत आगे कर देगा, क्योंकि स्टैट्स के बच्चे भी जब कोचिंग वोचिंग शुरू करते हैं ना, उनको नहीं आ रहा होता, अनबाइस की डेफिनेशन भी नहीं पता होती है सब लोगों को। तो अभी के लिए 6-7 महीने तक वहीं फोकस करो, और ये सेकंड ईयर एंड होने के बाद
अगर सेकंड ईयर में हो। थर्ड ईयर को स्टार्टिंग में फिर कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेना। ऑडिबल नहीं हो आप अगर कुछ बोल रहे हो तो। थैंक यू। ओके हो गया, ठीक है। ओके, हाँ, अच्छा बताया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और जो नेक्स्ट है, देवेंद्र पूछ रहे हैं कि आई अप्रोच थ्रू रहमान सैफी। अच्छा, ये यूएमवीयू की बात कर रहे हैं। जब खुद से सॉल्व करते हैं तो हो जाता है, मॉक टाइम देते टाइम रहमान सैफी से सेट नहीं हो पाता है। सर हमको सारे आरेथ मोमेंट एंड फैक्टोरियल मोमेंट याद करने पड़ेंगे ना फॉर यूएमवीयू में सेट करने के लिए। बताओ भाई। तो देखो, जरूरी नहीं सारे क्वेश्चन 11 से 20 हो जाए। राव ब्लैकवेल क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि अनवाइस एस्टिमेटेड ढूंढना इतना आसान नहीं होगा डायरेक्टली जो 11 से 20 लगा रहे हो। तो उसके लिए फिर राव ब्लैकवेल लगाना पड़ता है। राव ब्लैकवेल के लिए अनवाइस ढूंढना पड़ता है पहले, देन आप कंप्लीट सफिशिएंट ढूंढो, फिर उसका कंडीशनल एक्सपेक्टेशन निकालो, ई ऑफ डेल्टा गिवन टी, जो मैं क्लास में कराता हूँ, तो उससे होगा। तो वो पहले आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन राव ब्लैकवेल से होगा या 11 से 20 से होगा, उसके बाद आगे प्रोसीड कर सकते हो। अगर हर क्वेश्चन 11 से 20 से नहीं सॉल्व होगा, 11 से ईजियर क्वेश्चन टाइप के सॉल्व होंगे। एक इसके लिए सर मैं ऐड कर देता हूँ। लास्ट ईयर मैंने एक बुक पढ़ी थी, मनोज श्रीवास्तवा की बुक आती है। थोड़ी सी मास्टर्स लेवल है, बट वो बुक ना सिर्फ इन्फ्रेंस पे लिखी है, और 500-600 पेज की बुक सिर्फ इन्फ्रेंस के पार्ट पे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी नहीं है, उसकी अलग बुक है। तो उन्होंने कम से कम भी ना 500 क्वेश्चन दे रखे हैं। अगर किसी को लग रहा है मुझसे लेट्स से कंप्लीट सफिशिएंट में दिक्कत आ रही है, तो उनका एक पूरा चैप्टर है डेडिकेटेडली 100-150, जिसके अंदर एग्जांपल्स मिल जाएंगे, एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी वो, और उसमें जैम लेवल के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि वो एमएससी लेवल की बुक है। तो अगर किसी को करना ही है, किसी को लग रहा है, और जो इन्फ्रेंस है वो काफी बड़ा टॉपिक है, देखो 20 या 22 नंबर का आता है। तो अगर किसी को लग रहा है कि मेरा इन सबसे भी नहीं हो पा रहा है, मैं बेसिक में ही गलतियां कर देता हूँ, तो उस बुक के जाके एग्जांपल्स देख लो, एक्सरसाइज मत देखो, बस एग्जांपल्स देख लो, ऑनलाइन मिल जाएगी कहीं पे। बस मनोज श्रीवास्तवा की बुक आती है, अगर मेरे पास होगी तो मैं सर को भेज दूंगा, सर से ले लेना। तो अगर किसी को लगता है तो अपने लिए रिसोर्स खुद ढूंढने पड़ेंगे जहां गलतियां होती हैं। जैसे किसी ने सर चैट में लिखा है कि कुछ एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस नहीं होते तो डिमोटिवेशन, एंड एक और इन्फ्लुएंस को स्ट्रॉन्ग कैसे करूं वाला मैंने मेंशन कर दिया है काफी बार। अच्छा, तो एग्जाम वाला भी और ये भी। तो देखो, अगर कोई अभी मॉक देके ही जिसको लग रहा है कि मेरी प्रिपरेशन तो अच्छी है पर मैं कम स्कोर कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो जो एग्जाम का माइंडसेट है वो नहीं आ पा रहा, तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि 2-2 मॉक देने शुरू कर दो। एक भी नहीं, दिन में 2 मॉक दो, और अपने आप को प्रिपेयर कर लो। वो अलार्म लगा के रखो कि हर दिन इसी टाइम 3 घंटे बैठूंगा, मॉक दूंगा, चाहे बन रहा है नहीं बन रहा है, हताश होकर उठूंगा नहीं। ये बहुत बड़ी चीज होती है, लोग बीच में छोड़ देते हैं कि मॉक ऐसा है कि घर पे दे रहे हो, छोड़ देता हूँ, नहीं हो रहा, किस दिन पूरा आसान आ गया, आज खुश हो जा रहे हो। ऐसे मत करो, जो पेपर उठाया पूरा पेपर दूंगा। उसके बाद एनालिसिस बहुत जरूरी है। एनालाइज नहीं करते लोग, सोचते हैं टाइम वेस्ट हो रहा है, इससे अच्छा कुछ पढ़ लेता हूँ। नहीं, जब वापस जाओगे ना तो ये समझ आएगा 2+2 को 5 लिख रखा है मैंने, और ये होता है। कहीं पे किसी का एमएलई एक्स ऑफ 1 है, एक्स ऑफ n लिख दोगे, वो होएगा, वो टिक भी गलत हो जाएंगे ऑप्शंस। तो इससे अच्छा है कि एक पेपर देके पहले उस पेपर में वापस जाओ, ठीक है, इससे पता चलेगा कि 5 गलतियां करी, अब अगला पेपर दो, अगर 4 होती है तो वहीं पे कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगेगा कि मैंने एक गलती तो सुधारी। तो ये थोड़ा वे थ्रू है। पढ़ने के बाद सिर्फ ये नहीं कि पढ़ लिया आप बस रिवीजन करते रहो, नहीं, जब क्वेश्चंस कर रहे हो तो उनको देखो भी कि मैंने कहीं बीच में कोई स्मॉल मिस्टेक तो नहीं कर दी है। और ये बार बार ऐसे बैक एंड फोर्थ जा जाके ना, जब मेन एग्जाम में बैठोगे तो अपनी कैलकुलेशन पे भी विश्वास होगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, बीच में स्टक नहीं होगे तुम लोग। तो ऐसे कर सकते हो। बिल्कुल। तो सर एग्जाम हॉल वाले क्वेश्चन पे मैं ऐड करना चाहूंगी जी। कि एग्जाम हॉल में जब तुम क्वेश्चन करने बैठ रहे हो तो डोंट ट्राई कि तुम्हें सारे क्वेश्चन सॉल्व करते जाने हैं। एंड ऐसा नहीं कि तुम्हें ऐसा मेक श्योर करना है कि तुम्हें 60 के 60 क्वेश्चन देखने हैं। सबके क्वेश्चन सफल होके आते हैं, तो हो सकता है तुम्हारा जो पहला दो तीन क्या 5 क्वेश्चन जो आ रहे हैं सारे डिफिकल्टी हैं। तो ये नहीं देखना कि 5 क्वेश्चन नहीं बने अब क्या ही बनेगा, नहीं फर्क पड़ता। तुम्हें बस ये देखना है कि क्वेश्चन दिख रहा है, अटेम्प्ट करने लायक दिख रहा है, तुम कर सकते हो विद इन टाइम, अटेम्प्ट करो। तुमने अटेम्प्ट किया, बहुत फंस रहा है, टाइम तुमने जितना स्टिपुलेटेड माना है तो छोड़ दो उसे, वहीं पे कैलकुलेशन छोड़ के आगे बढ़ो। जो क्वेश्चंस देखते जाओ, ये नहीं कि क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ये फंस रहा है, ये तो मैं कर सकती हूँ फिर भी नहीं हो रहा, तो वहां पे स्टक नहीं होना, वहीं पे छोड़ो। क्वेश्चन स्टक हो रहा है, नहीं है टाइम तुम्हारे पास देखने का, आगे जाओगे तुम्हें मिल जाएंगे आसान आसान क्वेश्चन। क्योंकि पेपर में टफ और ये डिफिकल्ट इजी क्वेश्चन दोनों होते हैं। क्वेश्चन सफल होके आते हैं, किसी को इजी क्वेश्चन पहले मिल जाते हैं, किसी को पहले डिफिकल्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो वहां पे ये माइंडसेट तो रखो ही मत कि सॉल्व नहीं हो रहा तो पेपर नहीं होगा। तो बस ये देखना है कि तुम उसमें से कितना क्वेश्चन ढूंढ सकते हो करने लायक, क्योंकि उसमें करने लायक क्वेश्चन होते हैं, ट्रस्ट मी।
23 के पेपर में भी तुम्हें क्वेश्चंस करने लायक मिल जाएंगे, हाँ सारे पेपर में होते हैं। तो पेशेंटली नहीं हो रहा, ब्रेन को बोलो कि हो जाएगा, आगे आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन ढूंढो, क्वेश्चन करो, आराम से हो जाता है। डीमोटिवेट तो गलती से ही मत होना कि क्वेश्चन नहीं हो रहा, पैनिक मत करना। पैनिक इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू इन योर एग्जाम। सारी प्रिपरेशन तुम्हारी बर्बाद हो जाएगी अगर तुम एग्जाम में पैनिक हो गए तो माइंड सेट से ये जाओ कि तुम क्वेश्चंस कर सकते हो सकता है कि पहले तुम्हारे 10 क्वेश्चन टफ के टफ है, इस माइंड सेट से जाओ कि कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास 50 क्वेश्चन बचे हैं तुम्हारे पास, तुम उसमें से भी 30-20 कर लोगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो अपने माइंड को एग्जाम हॉल में जाने से पहले अच्छे से ट्रेन करो कि तुम्हें पैनिक नहीं होना है, तुम्हारे क्वेश्चंस हो सकता है नहीं बनेंगे बट तुम अल्टीमेटली उसे सॉल्व कर लोगे। तो जस्ट नेवर पैनिक इन एग्जाम हॉल, वरना तुम्हारी कितनी भी मेहनत करी होगी, कितना भी मेहनत, सब बर्बाद हो जाएगा एग्जाम हॉल में, क्योंकि तुम्हारे पास बस 3 घंटे होते हैं और टाइम का ही पूरा गेम होता है वहां पे। सो दैट्स इट। क्योंकि पैनिक होने के बाद तुम अगले क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, फिर तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा हो, क्वेश्चन होगा ही नहीं फिर उसके बाद, तो ये दिक्कत हो तो जाएगी, सारे क्वेश्चन फिर गलत होने गलत जाएंगे होने लग तुम्हारे, जाएंगे। तुम हाँ हर चीज गलत करने लगोगे, छोटी छोटी कैलकुलेशन गलत करने लगोगे। हाँ और एक्चुअली एंड तक जाते जाते ना तुम्हें इजी क्वेश्चंस मिलने लगते हैं। हाँ कई बार ऐसा होगा कि 10 क्वेश्चंस एक सीक्वेंस में ऐसे हैं कि ये तो बन गए, तो अगर सेम माइंड से रहोगे ना कि मैं 60 के 60 क्वेश्चंस देखूंगा और हर क्वेश्चन पे पेन चलाऊंगा, तो पता नहीं चलेगा कि 20-25 बन गए, अगर डिसेंट प्रिपरेशन है बन जाते हैं। हाँ, जरूरी नहीं कि मान लो कि सारे क्वेश्चन सॉल्व हो, जो मुश्किल लग रहा है उसको छोड़ दो इनिशियली, वरना क्या होगा अगर तुम सब करते चले गए 40 क्वेश्चन तक पहुंचे और टाइम खत्म हो गया तो तुम कुछ कर भी नहीं सकते। वो खुद ही ऑटो सबमिट का ऑप्शन होता है जैम एग्जाम में या मॉक टेस्ट में भी कि टाइम 0 आया वो खुद सबमिट हो जाएगा, तो तुम कुछ कर भी नहीं सकते उसके बाद, तो अगला 20 क्वेश्चन तुम्हारा मिस हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा क्या था, तो उसमें कुछ आसान भी रहे होंगे। तो इसीलिए जरूरी है कि इनिशियली आसान क्वेश्चन करो, जो मुश्किल लग रहा है टाइम टेकिंग स्किप करके आगे बढ़ो। एक बार पूरा पेपर तुमने कर लिया, अब तुम्हें पता है कि कहाँ कौन सा क्वेश्चन कैसा छूटा है, वो कलर भी आ जाता है साइड में ना, ग्रीन आ जाता है, जो तुम टिक की मतलब जिस ऑप्शन को तुमने मतलब जिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया उसमें ग्रीन रहता है, जो अटेम्प्ट नहीं किया वो रेड रहता है, तो तुम वहां पर डायरेक्टली क्लिक करके जा सकते हो, अच्छा ये क्वेश्चन मेरा छूटा हुआ है, फिर उस पर अब काम करो। एक बार पूरा पेपर देख लिए फिर तुम्हें पता है कहाँ मुश्किल कहाँ आसान है। नहीं तो कई बार तुम शुरू से सारे क्वेश्चन करते जाओ करते जाओ करते जाओ, फिर जब 40 तक पहुंचे एग्जाम खत्म हो जाएगा। मुश्किल क्वेश्चन में तुम एक क्वेश्चन में 10-20 मिनट देना एग्जाम में अच्छा नहीं है, एग्जाम में एक क्वेश्चन मैक्सिमम 4-5 मिनट, तो उससे ज़्यादा मत दो, ज़्यादा लग रहा है छोड़ के आगे बढ़ो। फिर उसके बाद फिर सेकंड टाइम में देखो कि कौन सा क्वेश्चन हो सकता है नहीं हो सकता। और 100 मार्क्स लाने भी नहीं है कि 100 में 100 तुम्हें लाने, जैसे 23 का एग्जाम्पल दे रहे थे है ना दोनों अभी, 23 में फर्स्ट रैंक जिस बच्चे का था उसका 59 मार्क्स थे। अब वो बच्चा सोचेगा नहीं मुझे 80 लाना है 100 लाना है, फिर क्या होता है उस बच्चे का, जब फर्स्ट रैंकर के 59 मार्क्स 2023 पेपर में, तो कोई बच्चा कैसे 80 ले आएगा, तो उसमें सारे बच्चे डिमोटिवेट हुए होंगे इस पेपर में ऑब्वियसली, क्योंकि सारे बच्चों को लगा पेपर हो क्यों नहीं रहा है मुझे, क्योंकि पेपर डिफिकल्ट था। तो पेपर डिफिकल्ट का मतलब ये भी नहीं कि सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, उसमें 20-25-30 क्वेश्चन वहां भी आसान थे, बाकी 20-30 क्वेश्चन मुश्किल थे। तो जो आसान है वो तो करना ही है ना, वो तो सबको करने हैं। अब आसान क्वेश्चन जो गलत करेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा, मुश्किल तो सब गलत करेंगे, ये चीज़ें हैं। ये मुश्किल किसी से नहीं होगा, लेकिन आसान में तो कम से कम सिक्योर करके आओ मार्क्स, ये चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट जो है महेश इज आस्किंग कि है ना साहिल भैया मैथ्स कहाँ से पढ़े, रियल में दिक्कत है, रियल का बता दो थोड़ा, बाकी तो मैथ्स का डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। हाँ रियल का सर स्पेसिफिकली मैं तो यही बोलूंगा कि आपके वीडियोस के बाद बस एसके मापा की बुक करो और जैम एमएस के क्वेश्चन करते ही जैम एमए के क्वेश्चंस करो, वहां पे काफी अच्छे सीरीज के भी क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें वो रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। तो बाकी सर ने पिछले साल भी काफी अच्छे से कराए थे, मेरे को भी याद है कैसे अरेंज करके वैल्यूज आती हैं। तो बेसिकली थोड़ा सा टाइम दो ज्यादा, ठीक है। कई बार तुम्हें बस लग रहा होता है कि मुझे आ नहीं रहा है, पहले इनफ प्रैक्टिस तो करो, उसके बाद ये फील करो कि मुझे आया या नहीं आया। तो बेटर यही है कि 2 बार वो 300 350 जो पीवाईक्यूज है वो करो, अपना जितना भी जो एसके मापा अगर कर लोगे। और बाकी अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ मैं टेस्ट भूल रहा हूँ, टेस्ट के रिजल्ट्स भूल रहा हूँ, कब क्या होता है, कब लिमिट 0 जा रही है, इस रिजल्ट से क्या हो रहा है, तो उनको बार बार रिवाइज करते रहो, फिर प्रैक्टिस करते रहो, फिर बाद में रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, फिर चेक करो, मतलब 1 महीने बाद फिर से देखो खुद को इवेल्युएट करके कि अब मुझसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। बाकी उस एक्सपीरियंस से यही होगा कि जब आप नए क्वेश्चन देखोगे ना, आपको बहुत जल्दी हिट करेगा कि यार मैं ये वाला टेस्ट लगा लूं, ये वाला मेथड लग जाएगा, ये एक थ्योरम पढ़ी थी, ये एक एक्स्ट्रा रिजल्ट था। तो अगर वो रिजल्ट पढ़ के अगर अप्लाई नहीं करा ना, तो फिर वो फायदा नहीं है, और वो सिर्फ क्वेश्चंस के थ्रू होगा। तो जो दिक्कत परेशानी है वो बस इसलिए ही है कि इनफ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि
नवल का आई थिंक पहले आंसर कर दिया साहिल ना, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सॉल्व ना होने पर डिमोटिवेट क्यों, दोनों ने बता ही दिए अभी। आदित्य पूछ रहे हैं बीएससी के साथ प्रिपरेशन कैसे करें। सर बीएससी के साथ आप लोग तो एमएससी कर रहे थे, ये दोनों एकता और साहिल एमएससी ऑलरेडी कर रहे थे और स्टिल इन लोगों ने दोबारा जैम क्वालिफाई किया है, गेट क्वालिफाई किया है। तो ये पूछ रहे बीएससी के साथ कैसे करे, तो आप लोगों ने एमएससी के साथ कैसे किया? तो हेलो सो हाँ अखिलेश आप बताइए पहले, आप बाकी बहुत टाइम से रह गए। हाँ जी हाँ, मैं बताना चाहूंगा क्योंकि मैंने बेसिक के साथ में किया है ना, तो आप हाँ ऐसा हाँ कर सकते हैं ना, आप अपनी रेगुलर क्लास लेते रहें और उसके बाद में शाम को 2 या 3 घंटे निकाल के सर का लेक्चर देखते रहें, उसके बाद में नोट बनाते रहें। ऐसा बहुत कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ करना है, मिनिमम 2 या 3 घंटे देते रहो आप। अगर रेगुलर देते रहेंगे तो बहुत सफिशियंट है, ठीक है ना। और बहुत ज्यादा उसको हाइप नहीं बनाना है कि यार कैसे होगा क्या नहीं होगा। आप अगर रेगुलर करते रहेंगे, सर का साथ में करते रहेंगे तो बहुत है, सफिशियंट है ये। जैसे अखिलेश का मैं बता दूं, अखिलेश बीएससी कॉलेज जाते थे सुबह, शाम को होम ट्यूशन पढ़ाते थे ये, फिर उसके बाद ये जैम की तैयारी कर रहे थे। आप सोचो, बाकी आप में से इनके जैसा और भी बहुत आपके में बच्चे होंगे कि पहले दिन में कॉलेज है, शाम को होम ट्यूशन पढ़ाने जा रहे हैं, फिर रात को पढ़ रहे हैं, फिर ये सेम साइकिल है पूरे साल का। तो इसके बावजूद भी मतलब इन्होंने आईआईटी कानपुर में सीट बनाई। तो सबकी जर्नी अलग अलग है, सबके स्ट्रेंथ, वीकनेस, फैमिली सिचुएशन और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आप नहीं चेंज कर सकते। जो आपको मिला है, आप जब पैदा हुए हैं तो आपके साथ वो चीज़ें आई हैं, तो आपको उसके साथ ही आगे बढ़ना है। तो सबके अपने चैलेंजेस हैं, तो उसके साथ ही आपको आगे बढ़ना है। तो जो है आपके पास स्ट्रेंथ वीकनेस, उसके अकॉर्डिंग लड़ो, यही रास्ता है, ठीक है। तो जैसे मैं अभी अखिलेश का बता रहा था ना, ये बीएससी इन्होंने ड्रॉप नहीं लिया है, इनका बीएससी अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है। सो जस्ट बीएससी कंप्लीट हुआ विदाउट ड्रॉप, और बीएससी के साथ साथ होम ट्यूशन पढ़ा रहे थे, उसके बाद भी फिर उन्होंने जैम क्वालिफाई किया अपीयरिंग में ही। तो है ना, सबका अपना स्ट्रेंथ है। तो आप बाकी आप में से कुछ लोग होंगे जो रिलेट कर पा रहे होंगे उनके साथ। तो बस कुछ नहीं है, एफर्ट्स करना है, खुद पे भरोसा रखना है। जो कोचिंग ज्वाइन किए उस पर भरोसा रखो, जो रिसोर्सेज प्रोवाइड हो रहा है उसका पूरा यूज़ करो, जो गाइडेंस मिल रहा है उस पर काम करो, इतना ही काफ़ी है एग्ज़ाम निकालने के लिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हेलो सर। जी जी, सुनील बताइए। मुझे साहिल भैया के लिए क्वेश्चन है। हाँ भैया मेरा सिलेबस मोस्टली हो गया है, 90% बोल सकते हो। तो मैंने अब तक पीवाई क्यों नहीं किया है। मैंने एक डीपीपी एक मॉक टेस्ट किया था जिसमें मुझे बहुत कम आए थे, तो मैं डिमोटिवेट हो गया था, यू कैन से दैट। देन और आपने जैसे बोला कि घर पे देते हैं तो अपन तो मैंने टोटल भी नहीं दिया था, 2 घंटे में ही दे दिया था जितना हुआ। और पैनिक हो जाते हैं ना हम कि कम हो रहा है, मुझे सॉल्व नहीं हो रहे, क्यों नहीं सॉल्व हो रहे, सिलेबस तो किया है। तो मुझे बस ये पूछना है कि अभी सिलेबस तो मेरा हो जाएगा, बट एक पॉइंट है कि सिलेबस तो हो जाएगा बट प्रॉब्लम नहीं हो रहे, तो क्या करना चाहिए मुझे। अभी मेरे पास 2.5 महीने बचेंगे, तो मुझे 2.5 महीने में क्या करना चाहिए। तो जैसे आपने खुद ही बोला है कि आपने अभी तक पीवाईक्यू भी करे नहीं है, एक मॉक दिया है। अगर आपने जिनकी AIR 2 थी इस साल, मनु प्रिया, उनका इंटरव्यू देखा हो तो उन्होंने 100 मॉक दिए थे। देखो, तो अगर अभी आप ये बोल रहे हो कि मुझसे नहीं हो रहा, मैंने पिछले उसमें भी बोला कि आपने इनफ प्रैक्टिस ही नहीं की है, तो आपका वही केस है। लेकिन 2.5 महीना बहुत बड़ा टाइम होता है। आप इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो कि पूरा टेबल ही टर्न हो जाएगा। तो आराम से बैठ के ना, अगर आपका सिलेबस हो गया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सिलेबस हो गया ना, बस अब क्वेश्चंस करने हैं। रोज का 2-2 घंटे मैथ्स और स्टैट्स को पकड़ लो और क्वेश्चंस लगाते रहो, बस दिन के 100 क्वेश्चन लगाते जाओ, हो जाएगा आराम से। तो अभी अगर आप ये बोल रहे हो कि एक ही मॉक दिया और उसमें नहीं हुआ, तो एक से यार कैसे जज करोगे आप लोग, मतलब खुद को विदाउट इवन डूइंग पीवाईक्यूज। मतलब तुम एक मॉक देके जज कर रहे हो कि मतलब मैं जैम वगैरह निकाल लूं, आईटी लेवल का पेपर निकाल लूं, तो मतलब ऐसे मत करो। अभी के लिए पीवाईक्यूज करो आप आराम से, 1 महीने तक करते रहो। हर टॉपिक वाइज करना है, फुल पेपर करना है, जैसे भी करना है आपका अपना जैसा पैटर्न है, पहले वो करो। और उसके साथ साथ बीच में एक मॉक दे दिया कि 7-8 दिन में एक मॉक दे दिया, अभी 7-8 दिन में एक मॉक दे दिया, फिर 1 महीने के बाद रेगुलर कर दो कि अच्छा अब की बार मैं हर 2 दिन में एक मॉक दूंगा। तो पहले मतलब प्रैक्टिस करनी है बेसिकली आपको, अगर आपका सिलेबस हो गया तो हो जाएंगे, उसके बाद क्वेश्चंस हो जाएंगे। हाँ राइट सर, थैंक यू सर। हाँ मैं बता दें, जैसे मान लो और अभी, हाँ हाँ पूछो और क्वेश्चन है। कुछ कुछ लोग सर डबल एमएससी का बोल रहे हैं। डबल एमएससी नहीं है, फर्स्ट ईयर ऑफ एमएससी था। हाँ सो डबल एमएससी उनका होता है जिनका एक एमएससी कंप्लीट हो, फिर वो दूसरा शुरू करते करते हैं। हैं हाँ। तो बेसिकली फर्स्ट ईयर था, तो फर्स्ट सेम में ऐसा होता है कि आप लोग सिमिलर सा सिलेबस पढ़ते हो जैसा आप मतलब बीएससी एंड करके आ रहे हो, तो कि प्रोबेबिलिटी होता है आपका, मैथ्स का टॉपिक होता है, लीनियर अलजेब्रा होता है। तो आप बेसिकली आपको अगर आप वो कर रहे हो और फिर बस न्यूमेरिकली आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो पीवाईक्यू से, तो आप मतलब बेसिकली वही चीज कर रहे हो। अभी ऐसा बहुत कुछ नया नहीं आता फर्स्ट सेम ऑफ एमएससी में कहीं पे भी, इवन आईआईटीज में भी, बस यहाँ पे थोड़ा स्टैंडर्ड हाई है।
तो सब्जेक्ट्स वही रहते हैं आपके और थोड़ा सा बेस स्ट्रॉन्ग करते हैं वो एकेडमिकली कि अच्छा नोटेशंस वाइज आपको थोड़ा ठीक करना है अभी, क्योंकि हम लोग तो ऐसे थोड़ा शॉर्टकट वगैरह लेके ऐसे स्टेप्स लेके करते हैं ना क्वेश्चंस बनाने, तो वो थोड़ा फर्स्ट सेम वैसे ही होता है, तो उस वजह से इतना भी इशू नहीं आता है एमएससी के ऐसे फर्स्ट सेम में एटलीस्ट। हाँ थोड़ा बीच में देखो पेपर आते हैं तो वहां पे आपको मैनेज करना पड़ेगा, तो हाँ इतना ही है, डबल एमएससी नहीं है। और नहीं ऐसे बहुत लोग हैं जो डबल एमएससी करते हैं, देखो फ्रस्ट्रेशन की बात नहीं है, सर ने की हुई है। मैं तो सर क्या यहाँ पे इतने मतलब काफी बड़े बड़े लोग हैं हमसे जो दो दो बार एमएससी कर रहे हैं, कोई कई कई लोग बीटेक करके एमएससी करके कर रहे हैं, बीटेक हाँ करके एमएससी कर रहे हैं। जी तो सबका अपना अपना देखो तरीका है, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है फ्रस्ट्रेशन है तो तुम फिर क्यों ही कर रहे हो ये पेपर, हाँ फिर तो तुमसे एमएससी नहीं होगी। देखो आईआईटी से तो नहीं होगी, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। अगर किसी को लग रहा है कि बस उसे इसलिए करना है कि उसके दोस्त कर रहे हैं और बस मुझे अच्छा लगेगा मैं आईआईटी का टैग ले लूंगा, तो ऐसे सर्वाइवल नहीं है इधर। तो बेसिकली अपना शिद्दत से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, और हाँ फिर उसके बाद सब आसान लगता है, कुछ फ्रस्ट्रेशन नहीं होती। देखो ये साहिल एकता और जो मनोप्रिया मनोप्रिया जो रैंक 2 था, तो मनोप्रिया हमारे स्टूडेंट ही थी जो मॉक टेस्ट स्पेशली वो दे रही थी, तो उसने सारे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए। उसके एक्चुअली 2 बार मैं ऑलरेडी उसके साथ सेशन कर चुका हूँ, तो इसलिए हमने इसमें उसको स्पेशली इनवाइट नहीं किया, क्योंकि ये लोग मैं चाहता हूँ कुछ नए बच्चे भी आए। 2 सेशन ऑलरेडी मनोप्रिया के साथ हो चुका है, मेरे चैनल पे है, आप जाकर देख सकते हो। तो उसके रैंक 2 थे, और उसका आप देखोगे जैसे साहिल एमएससी अभी ये लोग साहिल एकता दिल्ली यूनिवर्सिटी एमएससी कर रहे थे, वैसे ही मनोप्रिया कोलकाता यूनिवर्सिटी एमएससी कर रही थी। तो ये लोग क्या है कि फर्स्ट पहले जैम की तैयारी कर रखे हैं, उसमें इतना अच्छा रैंक नहीं था कि आईआईटी मिले, तो इन्होंने कहीं पे एमएससी में एडमिशन ले लिया, ठीक। अब उसके बाद सोचा चलो एक बार और देख लेते हैं एमएससी करते हुए, तो इट वॉज जस्ट लाइट अटेम्प्ट में समझ लो ऐसा, या जो भी था, मतलब शायद मन में था कि दे देते हैं एमएससी के साथ साथ। तो मनोप्रिया है या एकता है या साहिल है, ये लोग जो हमारे स्टूडेंट ही हैं, तो उन्होंने दे दिया। और जब मनोप्रिया सिर्फ टेस्ट देती रही पूरे साल, 200 टेस्ट उसने, पिछले साल 100 टेस्ट मैंने कराए थे, 100 के 100 टेस्ट उसने अटेम्प्ट किए, इस बार मैं 200 टेस्ट करा रहा हूँ। तो जरूरी है सारे 200 करने ही, जितना तुम कर सकते हो करो, ये है। अगर 200 के 200 कर लो तो और अच्छा है। और पहला मॉक टेस्ट चाहे साहिल हो, चाहे एकता हो, चाहे अखिलेश हो, या कोई भी बच्चा हमारा, सबके मार्क्स खराब ही आते हैं। इवन जो फर्स्ट रैंकर वाला बच्चा है उससे भी बात आप करोगे तो वो भी यही बताएगा कि शुरू का जो मॉक टेस्ट में मेरे भी खराब मार्क्स आए थे। तो ऐसा थोड़ी कि आप मैदान में उतरोगे सबको हरा दोगे, धीरे धीरे जब मैदान में उतरोगे, एक्सपीरियंस होगा, फिर जाके आपको समझ आएगा कहाँ क्या गलती नहीं करनी, कहाँ क्या कैसे खेलना है, तो वैसे समझ आएगा। तो उसके लिए 10 20 50 जब टेस्ट दोगे तो आपको एक्चुअली रियलाइज होगा कि आपकी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, कहाँ वर्क करना है, कहाँ पे आप अच्छे हो, कहाँ खराब हो, उसके अकॉर्डिंग काम करो। ये नहीं कि आप एक टेस्ट दिए आप 100 में 100 ले आओगे। पहले टेस्ट में सबके खराब मार्क्स आते हैं, है ना, चाहे कोई कितना अच्छा बच्चा भी हो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप बहुत सारे टेस्ट दो, तो आपको एंड में जब 40-50 टेस्ट दोगे तो आपको एक्चुअली अपना एक स्ट्रेटजी समझ आएगा जो आप एग्जाम में फॉलो करोगे। तो इसलिए मॉक टेस्ट का फायदा होता है ना। तो शुरू में खराब मार्क्स आएंगे, उससे डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आप टेस्ट देते रहो, पीवाई वाला सिलेबस पीवाई को ढंग से करो, टेस्ट देते रहो, डीपीपीएस का टाइम है करो, नहीं तो छोड़ दो, ये चीज़ है। सो अगला क्वेश्चन जो है हर्षित पूछ रहे हैं रिवाइज कैसे करें, है ना, एक तो ये है। और मोहम्मद अली आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, अनम्यूट कर सकते हैं आप। सर लीनियर अलजेब्रा को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, मतलब मेरे को उसके क्वेश्चंस थोड़े क्लिक नहीं होते हैं जल्दी से, और वेक्टर स्पेसेस लीनियर डायमेंशन वाले वहाँ पे विजुअलाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है। और सेकेंडली मेरा सिलेबस अभी कंप्लीट हो गया है, बट मेरा पीवाईक्यू इतना नहीं हो पाया है, मतलब रियल एनालिसिस हो गया है, इंटीग्रेशन हो गया है, और स्टैटिस्टिक्स का थोड़ा ज़्यादा बचा हुआ है। तो उस केस में मैंने कैसे करना चाहिए? मेरा मैथ स्ट्रांग है, कैलकुलस बहुत स्ट्रांग है मेरा, बट बाकी जो स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन है वो वीक है थोड़ा। तो लीनियर अलजेब्रा पे कैसे वर्क तो करें? बेसिकली शुरू वाला अगर क्वेश्चन। अलजेब्रा के लिए अगर आपको प्रॉब्लम लग रही है तो सर ने भी बताया आपको, एक तो देखो शॉम्स पब्लिकेशन की ना एक क्वेश्चंस की बुक आती है, काफी नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, बट उससे ये है कि जो रिजल्ट्स होते हैं ना, देखो अलजेब्रा काफी रिजल्ट बेस्ड वाला पेपर है, आपको बहुत सारी चीजें तो याद होनी चाहिए, ज्यादा कुछ जैसे सोल्व करने का बहुत ज्यादा नहीं होता, रिजल्ट ज्यादा याद होने चाहिए कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसी मैट्रिक्स होगी वैसा होगा। तो रिजल्ट्स आपको अपने अच्छे से रखने हैं, और फिर उस बुक का बिल्कुल एकदम से बस ऐसे गो थ्रू कर लो, सारे क्वेश्चंस को देख लो। और अगर थोड़ी सी अगर ज्यादा अच्छी बुक करनी है तो हुफमैन एंड कुंज एंड ऐसे आप कोई भी ऐसे बुक है, गिलबर्ट स्टैंग वाली बुक है, उनमें से कोई एक बुक लो और फटाफट वहां से टॉपिक्स देखो, और उनके जस्ट नीचे जो एग्जांपल्स होते हैं वो देखो। बुक्स का एक ये फायदा है कि एक टॉपिक के नीचे उसके एग्जांपल्स हैं, तो आपको वो थ्योरम वगैरह जो होती हैं, जो रिजल्ट्स होते हैं वो लगाने आ जाते हैं। और उसके बाद सिंपल है, पीवाईक्यूज पे ही जाओ। अगर पीवाईक्यूज नहीं बन रहे तो फिर आपको मतलब सर के वीडियो देख लो, कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब वो वीडियो देख के भी देखो नुकसान नहीं है कि मैंने मेरे से खुद से नहीं बने, कोई फायदा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है।
5-7 साल वाले क्वेश्चंस देख लो, फिर अगले 5-7 साल के खुद बनाने की कोशिश करो, तो आई होप कि बन जाएंगे। मतलब एलजेब्रा तो स्कोरिंग है, मैं तो ये बोलूंगा कि जैम का एलजेब्रा स्कोरिंग है, उतना ज्यादा टफ नहीं आता। और हाँ, अच्छा मेरे को याद आ गया, मैथ्स के लिए ना एक आईएसआई का भी एक पीडीएफ पड़ा है, मुझे नहीं पता अभी कहाँ पे होगा, अगर नहीं है तो खुद से डाउनलोड कर लो पीवाईक्यूज। तो जो आईएसआई वाले पीवाईक्यूज है ना मैथ्स के लिए, वो लगा लो, आईएसआई एम स्टेट वाले लगा लो, किसी को और अपनी अच्छी मैथ्स करनी है। वो क्वेश्चंस ज्यादा अच्छे होते हैं, जैम वाले से ज्यादा अच्छे होते हैं, ज्यादा दिमाग लगेगा। तो जो इधर फिर जैम वाले होंगे वो तुम्हें आसानी से बनने लगेंगे, तो वो माइंडसेट चेंज हो जाएगा कि अब ये तो आसान ही लग रहा है। तो हाँ, बेसिकली पीवाईक्यूज करो, उसमें भी जैम एमए के क्वेश्चंस करो, उसमें भी 150 कुछ क्वेश्चंस है अलजेब्रा में भी। और 150 300, मतलब 300 क्वेश्चन इनफ होते हैं एक टॉपिक पे, मतलब जैम आईआईटी लेवल के। उसके बाद आप खुद से 100-200 क्वेश्चंस कर रहे हो बुक से, अगर वो क्वेश्चंस 2-3 बार कर लेते हो तो फिर मतलब मेरे को नहीं लगता कि ऐसा प्रॉब्लम होगी। और जिस क्वेश्चन में हो रही है फिर सबको ही होगी, नहीं बनने वाला। सॉम सीरीज का जो बुक है उसका नाम है एंड सॉम। जैसे हाँ हाँ, मैंने बोलो बोलो पूरा, कल मैं बाद में बता देता हूँ। सर जैसे मैंने रियल एनालिसिस और बाकी सारे टॉपिक के भी 300-400 क्वेश्चंस लगा दिए थे, बट वो ऐसा होता है ना, एक महीना हो गया तो फिर बाद में चीजें स्लिप होती है, तो मतलब रिवीजन कैसा करना चाहिए फिर जब टॉपिक अच्छे हो तो, या फिर मतलब वो एक मतलब क्रोनोलॉजी सही से नहीं हो पाती, या फिर कभी बीच में छूट जाता है, कुछ आधा चैप्टर हो गया या फिर नेक्स्ट टेस्ट आ गई, तो वो एक बैलेंस नहीं बन पाता कभी कभी। रिवीजन वाला इशू है आपको। मेरा पर्सनली देखो रिवीजन का ये है कि मैं ज्यादा टॉपिक्स को बार बार रेफर नहीं करता, मैं अपने क्वेश्चन ही रिवाइज करना पसंद करता हूँ क्वेश्चन से। तो मतलब बेसिकली आप अगर बोल रहे हो आपने क्वेश्चंस करे हैं तो एक एक बार और प्रैक्टिस कर लो पहले उन्हीं क्वेश्चंस को। और एक अच्छा काम कर सकते हो कि बिना कोई भी टॉपिक रिवाइज करे करो, और उससे ये चेक हो जाएगा कि कितना रिटेंशन है आपको, कितना आपको टॉपिक आ रहा है, कितने रिजल्ट याद है। और उसके बाद जब ये कर लो, फिर बैक टेस्टिंग करो कि अच्छा मेरे को इस टॉपिक में इशू है, क्वेश्चन तो मुझे आ रहा था लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं पता था, तो मुझे अच्छा ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग करना है। एक रिवीजन आप ऐसे कर सकते हो, और उसके बाद एक स्टैंडर्ड रिवीजन भी कर लेना थोड़ा टाइम देने के बाद, कि पहले थ्योरी पढ़ ली फिर न्यूमेरिकल कर लिए। तो एक ये तरीका होता है। हाँ मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करो, अगर नहीं सॉल्व हो रहा है देन आप देखो कहाँ इशू है, उसको सॉर्ट करो, है ना, चाहे थ्योरी पढ़ना पड़े। हाँ एक तो आप कुछ बता रहे थे। हाँ आई वुड एड ऑन टू दिस, रिवीजन का बेस्ट तरीका प्रॉब्लम सॉल्विंग ही होता है। लाइक तुम थियरी पढ़ना और प्रॉब्लम सॉल्व करना दो डिफरेंट चीजें होती हैं। तुम्हें थियरी बहुत अच्छे से आती हो बट अप्लाई करने में दिक्कत आती है, वो थोड़ा अलग होता है। तो वो चीज तुमने थियरी कितनी भी याद कर लियो, समझ लियो, और तो उससे बेस्ट है कि जैसे कि तुम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना चाहते हो तो अटेम्प्ट अ पीवाईक्यू और अटेम्प्ट अ मॉक टेस्ट, जिसमें तुम्हें हर हर सब टॉपिक से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और जहाँ पे भी जिस टॉपिक में क्वेश्चन फंस रहा है, टॉपिक नोट डाउन करो, फिर उसका जाके थियरी पढ़ो और फिर फॉर्मूले याद करो, इंस्टेड कि तुम पहले फॉर्मूले याद करो थियरी पढ़ के फिर मॉक टेस्ट देने आओ। वंस यू कंप्लीटेड द सिलेबस तो मॉक टेस्ट दो, फिर वहां पे देखो कौन कौन से टॉपिक्स में तुम्हें दिक्कत आ रही है, देन गेट बैक टू योर नोट्स, तब नोट्स रेफर करो। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग रिविजन इंस्टेड ऑफ सिटिंग विथ नोट्स एंड लर्निंग जस्ट द। तुम्हें कोई फॉर्मूला याद भी करना है ना, याद करने से नहीं फर्क पड़ेगा तुम्हें अनटिल अनलेस तुम किसी क्वेश्चन में फंसो, फिर तुम आके देखो तुम इस क्वेश्चन में क्यों फंसे थे, क्योंकि तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं था। उस टाइम तुम याद करोगे तो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। दैट इज कॉल्ड एक्टिव लर्निंग, कि तुम क्वेश्चन सॉल्व करो, वहां फंसो, फिर आके अपने नोट्स रेफर करो, इंस्टेड कि तुम नोट्स रेफर करके फिर पीवाईक्यू देने जाओ और फिर जितना हुआ हो गया, नहीं हुआ छोड़ दिया। दैट वोंट हेल्प यू, कुछ हेल्प नहीं होगा उससे, दोनों का तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। तो जितना पढ़ा है, एज यू सेड कि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है, मॉक टेस्ट देने जाओ, टाइम दो, अगर तुमने पीवाईक्यू कर लिया है तो फिर कहाँ फंस रहे हो, फिर नोट्स लेके बैठो कि हाँ मैं यहाँ फंसा था, ये चीज नहीं याद थी, ये चीज नहीं याद थी, उसको नोट्स बना के सुबह उठ के उसको रिवाइज कर लो कि ये चीज नहीं थी, फिर नेक्स्ट टाइम मॉक टेस्ट देने जाओ। दिस वुड बी अ बेटर वे ऑफ रिवाइजिंग। बिल्कुल, जैसे क्या है ना। एंड शॉर्ट नोट्स हाँ बनाना हाँ चाहिए हाँ। क्या सर हाँ, इस मोमेंट पे, मतलब शॉर्ट नोट्स पे टाइम स्पेंड करना चाहिए? जस्ट लाइक कि तुमने क्वेश्चन सॉल्व किया और तुम्हें क्वेश्चन इसलिए सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि तुम्हें पर्टिकुलर थ्योरम नहीं आता, पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं आता, उसी टाइम एक शॉर्ट नोट पे लिखते जाओ जो चीज तुम्हें याद नहीं थी। और फिर तुमने आज किया है तो जब कल सुबह उठ के एटलीस्ट मेक श्योर कि तुम चीज रिवाइज कर लो कि तुम यहाँ फंसे थे, इस फॉर्मूले के लिए फंसे थे। अगेन डू इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाओ, नोट्स पर शॉर्ट नोट्स में मत बनाओ, क्योंकि वो शॉर्ट नोट्स तो ऑलरेडी है, क्योंकि सर ने शॉर्ट में ही लिखाते हैं नोट्स, डिटेल तो उतना लिखाते नहीं है।
ठीक है। तो एक तो शुरू में बुक की है ना, एक बुक का नाम है सॉम आउटलाइन ऑफ लीनियर अलजेब्रा, गूगल करोगे मिल जाएगा, सॉम सीरीज का है। उसमें बहुत सारे लिखते हैं ये लोग, कितने 6,000 सॉल्व प्रॉब्लम समथिंग लिखते हैं ये लोग, है ना। लीनियर अलजेब्रा सॉम सीरीज का लीनियर अलजेब्रा आता है प्रैक्टिस के लिए, जो शुरू में साहिल बता रहे थे। और बाकी जो रह गया प्रॉब्लम, देखो अगर कोई बुक पढ़ोगे ना, सब में थ्योरी सेम ही लिखी हुई है। और तुम जैसे कई कई बच्चे मुझे मिलते हैं कि सर मैंने थ्योरी पूरा पढ़ लिया, मुझे सारी थ्योरी आती है, लेकिन क्वेश्चन होते ही नहीं है। तो उसकी वजह ये है कि थ्योरी बस रीड किया आपने, समझे नहीं है। अगर आपको ढंग से समझ आएगा तब क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो होता क्या है, जब क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लेवल के हैं, जो थ्योरी चाहे किसी बुक में शुरू में लिखी हुई या मैं लिखाता हूँ क्लास में भी, ये सब इंट्रोडक्टरी चीज़ें, जस्ट होता क्या है, थ्योरम्स क्या है, कैसे हैं। अब जब क्वेश्चंस के लेवल बढ़ेंगे तो उसकी जो एक डीपनेस बढ़ेगी। तो जनरली बुक में चीज़ें स्टार्टिंग में इंट्रोडक्टरी लेवल की जो आप पढ़ते हो, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको उसके एक समझ आता है, अप्रोच क्या होना चाहिए। क्वेश्चन कई बार डिसाइड करता है कि अप्रोच क्या होगा, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। तो उसके लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, तो आपको ये समझ आएगा कहाँ क्या अप्रोच लगाने, कहाँ क्या नहीं लगाने हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करके समझ आएगा। ओके जी, आई थिंक कितना टाइम हो गया, 1 घंटा तो हो गया। तो देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन और, बहुत सारे चैट में क्वेश्चन आ गए। तो बाकी I would like to जी जी, answer one question. हाँ हाँ जब डीपीपी और पीवाईक्यू पे डिस्कशन हो रहा था, हाँ हाँ, तो किसी ने लिखा था कि पीवाईक्यू करने के बाद भी आई गेस डीपीपी नहीं होता। अच्छा तो आई वुड से कि क्वेश्चंस तुम आए हो कोचिंग में सीखने के लिए, अगर तुम्हें से सारे क्वेश्चंस हो रहे होते तो तुम कोचिंग नहीं आते। अगर तुमसे सारे डीपीपी हो रहे होते तो सर देते ही नहीं, क्योंकि तुम तो कर ही लोगे। हाँ तुम्हें डीपीपी इसलिए दिया ही जाता है कि तुमसे नहीं होंगे। जब तुमसे नहीं होंगे तो तुम सोचोगे तुमसे क्यों नहीं हो रहा, फिर तुम सीखोगे उससे। अगर सब कुछ आएगा ही तो फिर आने का क्या फायदा। तो डोंट सॉल्व द क्वेश्चन की पर्पस ऑफ मुझे सॉल्व करना है। सॉल्व द क्वेश्चन एटलीस्ट इन द कोचिंग और ड्यूरिंग प्रिपरेशन, कि तुम्हें सीखना है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे ऑब्वियसली, अगर होते तो तुम कोचिंग में नहीं होते, मतलब पढ़ नहीं रहे होते, ऑब्वियसली ऐसा हाँ, हो जाता। क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जाम तो जैसे निकल जाता तुम्हारा। ऐसे निकल जाता है। तो पीवाईक्यू सॉल्व करो, डीपीपी इसीलिए तुम्हें दिया गया है क्योंकि उसका लेवल बढ़ा के दिया गया है कि तुमसे सॉल्व ना हो, फिर तुम सीखो कि तुम क्यों सॉल्व नहीं हो रहा, कुछ और मेथडोलॉजी लगेगी, कुछ और मेथड लगेगा, तुम्हें नया सीखने को मिलेगा। जब भी तुमसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो गेट इंस्पायर्ड के सॉल्व नहीं हो रहा कि कुछ में कुछ नया लग रहा है, या फिर तुम कुछ सिली मिस्टेक करोगे तो खुद में सुधारोगे, कुछ नया सीखने को मिलेगा तो अच्छी बात है। तुमसे सॉल्व नहीं हुआ तब तो तुम सीख पाए नया, नहीं होता तो फिर तुम कुछ नया नहीं सीख रहे, जो तुम्हारे पास है वही है। तो इट्स ऑल अबाउट सही, मतलब वो थॉट प्रोसेस क्या है तुम्हारा सॉल्व करने से पहले, कि थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए कि तुम सीखने के लिए सॉल्व कर रहे हो। ये ईगो वाली बात नहीं होती कि डीपीपी सॉल्व नहीं हो रही तो हाँ, क्या फायदा पीवाईक्यू करने का, क्या फायदा क्लासेस करने का। ऐसा नहीं होता। जो लोग पूरा पूरा पढ़ते हैं उनसे भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं नहीं होता। होते, क्योंकि वो लोग क्वेश्चन, जो लोग क्वेश्चन बैठ के बना रहे हैं वो बहुत ज्यादा पढ़े हैं, बहुत सालों से पढ़ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। और हमने 1-2 साल से पढ़ाई शुरू की है, तो उनका थॉट प्रोसेस हमारा थॉट प्रोसेस बहुत अलग है। इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, इट्स नॉट नेवर अबाउट कि तुम्हें वो चीज आती ही है, सॉल्व हो ही जानी चाहिए। तो डोंट गेट डिमोटिवेटेड कि तुमसे डीपीपी सॉल्व नहीं हो रहा, जस्ट लेके तुम्हें सीखना है कि कैसे सॉल्व करना है, दैट्स इट। बी प्रोग्रेसिव, इट्स नॉट लाइक कि तुम कभी परफेक्ट हो जाओगे, जैसे जो बोल रहा है डीपीपी फिर भी नहीं हो रहे हैं। इसकी वजह ये है कि डीपीपी का लेवल पीवाईक्यू से ज़्यादा है। और क्या होता है, जैसे यही लोग जो पिछले साल जैम क्वालिफाई किए, अभी जब आईआईटी में जाते हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में वही प्रोबेबिलिटी कोर्स है जो जैम का सिलेबस है, लेकिन यहाँ इन्हीं लोगों की हालत खराब हो जाती है आईआईटी में जाके। तो ऐसा क्या वो सेमेस्टर एग्जाम में पूछ लेते हैं कि बस इनकी हालत खराब हो जाती है। वही जो जैम में टॉपर्स हैं, यही जैम में 3,000 में से 100 बच्चे आईआईटी में पहुंच रहे हैं। और यही 100 बच्चे जब आईआईटी में पहुंचते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर का वही कोर्स है जो जैम का सिलेबस है, इन्फरेंस वही है, प्रोबेबिलिटी वही है, लीनियर अलजेब्रा वही है, एनालिसिस वही है। फर्स्ट सेमेस्टर में यही कोर्सेज हैं जो जैम का सिलेबस है, और स्टिल इन लोगों की वहाँ हालत खराब हो जाती है। तो क्यों? क्योंकि वहाँ पे लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, लेवल ऑफ प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, किसी ने पढ़ दिया, तुमने बुक को पढ़ लिया, तुम परफेक्ट हो गए, अब तुम एकदम, तुम्हें दुनिया भर का कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तुम कर दोगे, ऐसा थोड़ी है। हर चीज़ का मैं बोला लेवल है। तो अभी तुम जिस लेवल पे हो, जैम का जो लेवल है उसका पीवाईक्यू डिसाइड करता है, ये लेवल है। यही जैम निकालोगे, यही टॉपिक दोबारा एमएससी में आएगा, वहां जाओगे तो पता चलेगा जैम में तुम बहुत अच्छे थे, यहाँ आके तुम्हें कुछ हो ही नहीं रहा तुमसे। फिर वहां आप पीएचडी लेवल पे जाओगे तो तुम एमएससी में सारी चीज़ें पढ़ लिए, वही चीज़ें पीएचडी में दोबारा आएंगी, वहां लेवल और अलग होगा। तो ये चीज़ थोड़ी एक बार तुमने पढ़ लिया तुम परफेक्ट हो गया, परफेक्ट हो गया अब तुम्हें कुछ भी मिलेगा तुम खरीदोगे। वी प्रोग्रेसिव, इट्स नॉट लाइक कि एक परफेक्शन कभी आ ही नहीं सकता, तुम्हें प्रोग्रेसिव होना पड़ेगा। यू कैन नॉट बी परफेक्ट। ये चीज़ें तो परफेक्ट हो ही नहीं सकते, तुम्हें सीखते रहना पड़ेगा, परफेक्ट कोई नहीं है। तो बस ये है कि तुम जितना सीख सकते हो सीखो, एग्जाम से पहले जितना सीखोगे एग्जाम में वो कंट्रीब्यूट करेगा, उसके अकॉर्डिंग रैंक आएगा। ये है ना। तो परफेक्शन कभी नहीं आएगा, प्रोग्रेसिव होना पड़ेगा, ठीक है। सो
चलो भाई कुछ हम लोग Thanks, Dean. I'm glad to hear this. तो आई थिंक ऐसे मैं 3:30 से आगे खींचूंगा नहीं, तो इसको हम 3:30 पे पहले स्टॉप कर देंगे। तो चैट में तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो मैं प्रेफरेंस दूंगा उन बच्चों को जो अनम्यूट करके पूछ पाए, वरना मैं चैट पढ़ूंगा तो बहुत सारे चैट आ गए हैं, सारे मैं पढ़ नहीं पाऊंगा मुझे लग रहा है। तो जो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं एक बार पूछ लो, फिर हम लोग अगले 15 मिनट में इसको ऑफ करेंगे। रात को दोबारा 9 बजे सेशन है, कुछ और नए लोग ज्वाइन करेंगे, दूसरे लोग, तो मे बी IIT कानपुर में ही सर प्रत्यय और ये लोग आपके क्लासमेट होंगे, दीप्तांशु और प्रत्यय, ये लोग रात को ज्वाइन करेंगे, और भी बॉम्बे के कुछ लोग ज्वाइन करेंगे, बॉम्बे जैसे हरिओम है या क्या नाम था, वैसे कई सारे बच्चे हैं, नेहा है, और ये लोग ज्वाइन करेंगे रात को 9 बजे। फिर एक सेशन है 9:30 पे, तो जिनके क्वेश्चंस अभी आंसर नहीं हो पाए अब रात को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं पूछिए। सर NIT त्रिची वालों के साथ नहीं है सेशन? किनके साथ? NIT त्रिची। NIT त्रिची वाले लोग इनवाइट तो किया, देखते हैं रात को ज्वाइन कर, अभी तो ज्वाइन नहीं किए हैं। मैंने कॉमन इनविटेशन भेजा था सबको, अलग अलग तो बहुत कम बच्चों को भेजा था। तो देखते हैं NIT त्रिची में, जैसे चंद आई थिंक वहाँ पे सागर जो हैं, सागर हमारे टीम मेंबर हैं, वो भी NIT त्रिची में ही हैं, और भी लोग हैं NIT त्रिची में, कई सारे लोग हैं, निशा है, मेरे हर्ष मुकदमे से हैं। हाँ ये लोग भी हैं। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ अगर आएंगे नहीं तो एक अलग से NIT त्रिची वाला सेशन अलग रख लेंगे, उनको मैं स्पेशली इनवाइट कर लूँगा। तो अभी तो जैसे ये अभी जो लोग ज्वाइन किए तीनों कानपुर से ही हैं, शाम को जो लोग आएंगे कुछ बॉम्बे वाले होंगे, कुछ कानपुर वाले होंगे, ये होगा। त्रिची वाले लोग देखते हैं रात को ज्वाइन करते हैं तो पता चलेगा जब ज्वाइन करेंगे तो। बाकी वो तो हम देखते हैं, फिर अलग से एक सेशन रख लेंगे त्रिची का, तो वो है। तो अभी के लिए जिनके क्वेश्चन है पूछो, नहीं तो है ना सर IIT बॉम्बे और IIT कानपुर में पहुंचने के लिए सर ज्यादा इजी कहाँ है? पहुँचने के लिए ज़्यादा इजी क्या है सर? IIT Easy? बॉम्बे ज्यादा इजी है IIT कानपुर? बताओ भाई तुम लोग। देखो अगर इजी कुछ नहीं होता। इजी तो कुछ होता ही नहीं है, हाँ। और अगर आप मतलब ऐसे कैटेगरी वगैरह के नहीं हो, जनरल हाँ से या कोई, तो वो तो ये सोचो ही मत कि मेरे लिए कुछ इजी है। इजी है, तुम्हें तो हाँ ये सोचना है कि मुझे अंडर 50 आना ही है, कैसे भी आना है। हाँ ठीक है, तो उसके बाद जो मिले वो नसीब है। अगर 25-6 पे हो तो बॉम्बे मिल जाएगा, 29-30 पे पहुंच गए तो कानपुर मिल जाएगा। तो इट्स लाइक कि अंडर 50 की फाइट करो, और इजी तो देखो ऐसे कुछ भी नहीं है फिर। इजी का ऐसा कुछ नहीं। जैसे इस बार फर्स्ट रैंक जिस बच्चे का आया था वो कानपुर चुना था फर्स्ट प्रेफरेंस, लेकिन बाद में ISI में हो गया तो चला गया, वरना फर्स्ट रैंक वाला बच्चा कानपुर चूज कर रहा है, ये चीज़ है। हाँ जी। If you're thinking of IIT, you can't think of easy. These two words doesn't go simultaneously. Even हाँ after coming to IIT, nothing is going to be like easy for you. कुछ भी नहीं, हर दिन तुम्हें उतनी ही मेहनत करनी है। यहाँ पे ये भी नहीं कि एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के तुम कुछ कर लो, कभी नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें हर दिन उतनी मेहनत करनी है, जो पढ़ाया जा रहा है पढ़ना है। क्विज कभी भी होता है यहाँ पे, तुम्हें बता के भी नहीं होता। यहाँ पे वो भी नहीं होता, तुम 0 ला सकते हो, तुम नेगेटिव में भी नंबर आ सकते हैं तुम्हारे। तो यहाँ पे जैम से भी ज्यादा बड़ा MCQ लेते हैं। एटलीस्ट MHQ में, जैम में ये होता है कि तुम्हें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यहाँ MHQ लेते हैं और नेगेटिव मार्किंग होती है, पार्शियल मार्किंग में नहीं होती। तो इजी तो नहीं होता कुछ। इफ यू आर थिंकिंग ऑफ IIT, यू आर थिंकिंग ऑफ हायर स्टडीज, डोंट टेक दैट इजी वन योर माइंड। तो BSc के बाद तुम पढ़ना चाह रहे हो तो इजी तो सोचो ही मत, कुछ नहीं होता। तुम्हें अगर तुम मेहनत करते हो तो सब चीज आसान हो जाती है, दैट इज वन थिंग, बट फॉर दैट यू हैव टू पुट इन योर हार्ड वर्क, दैट्स इट। इंटरेस्ट है तो करो, तो बाद में IIT में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो ज्वाइन करते हैं बाद में छोड़ देते हैं, विद इन 1 मंथ 2 मंथ या 1 सेमेस्टर वो छोड़ देते हैं। ऐसे हमारे साथ भी हुआ था, ऐसे होते हैं कि वो सर्वाइव नहीं कर पाते वहाँ जाके, ये चीज़ें हैं। तो वो सर्वाइव करोगे, अगर तुम्हें इंटरेस्ट होगा, तुम मेहनत करना चाहते हो, तभी सर्वाइव कर पाओगे, नहीं तो वो फेल करके खुद ही निकाल देंगे या खुद ही छोड़ दोगे। दोनों रास्ते हैं, तो इस तरह से रहता है। अच्छा तो ठीक है ना। तो बाकी ऐसे अभी पूछे थे बॉम्बे कानपुर में क्या डिफरेंस है, मैं बता देता हूँ। कोई डिफरेंस नहीं है, पर्सनल चॉइस है। आपके रैंक का है। अब आपकी, जैसे मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, फर्स्ट रैंक जिस बच्चे का था उसने कानपुर चूज किया था फर्स्ट प्रेफरेंस में। सेकंड रैंक मनोप्रिया का था, हमारी स्टूडेंट थी, उसने बॉम्बे चूज किया था, लेकिन दोनों का ISI में हो गया, दोनों ISI चले गए बॉम्बे कानपुर छोड़ के। इट्स योर पर्सनल प्रेफरेंस, है ना, कि आपको क्या बेटर लगता है दोनों IITs में। कुछ लोगों को IIT कानपुर का स्ट्रक्चर अच्छा लगा, मतलब डिफरेंस कुछ नहीं है। दोनों IIT टॉप लेवल के IIT हैं। स्ट्रक्चर पढ़ाई का, कानपुर में पढ़ाई ज़्यादा मुश्किल है, मैं बता रहा हूँ। बॉम्बे में पढ़ाई मैंने खुद IIT बॉम्बे से पढ़ा हूँ, वहाँ की पढ़ाई आसान है MSc, कानपुर की पढ़ाई मुश्किल है। क्योंकि कानपुर के टीचर्स का अगर तुम देखोगे रिसर्च तो बॉम्बे वालों से बेटर है, क्योंकि IITs में IIT कानपुर का स्टैटिस्टिक्स का रिसर्च बेस्ड है अमंग इंडिया IITs में, है ना। कानपुर इज़ द मतलब सबसे बेस्ट रिसर्च है। इवन जैसे वहाँ पे देवाशीष कुंडू सर हैं,
नीरज मिश्रा सर हैं। मैं जिनके अंडर पीएचडी किया हूँ उन्होंने आईआईटी कानपुर से पीएचडी किया नीरज मिश्रा सर के अंडर। मतलब मेरे जो सुपरवाइजर हैं उनके सुपरवाइजर हैं नीरज मिश्रा सर जो आईआईटी कानपुर में हैं। सुमेश सर के सुपरवाइजर आईआईटी कानपुर में थे, वो रिटायर हो गए। जो सुमेश कुमार आईआईटी खड़गपुर में प्रोफेसर है, उनके सुपरवाइजर आईआईटी कानपुर में प्रोफेसर थे। तो इस तरह से है। और जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरे सुपरवाइजर के सुपरवाइजर आईआईटी कानपुर में, उनके सुपरवाइजर के सुपरवाइजर भी आईआईटी कानपुर में ही थे। जो नीरज मिश्रा सर हैं उनके सुपरवाइजर भी आईआईटी कानपुर में प्रोफेसर थे। तो मतलब आईआईटी कानपुर का रिसर्च रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, टीचिंग रिकॉर्ड बॉम्बे से। और मतलब मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, लोगों का व्यू हो सकता है वैरी करे, बट व्हाट आई एक्सपीरियंस फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स कि कानपुर हैज़ बेटर टीचिंग एंड रिसर्च दैन बॉम्बे फॉर द एमएससी लेवल या पीएचडी लेवल। ठीक है। बाकी प्लेसमेंट का अपना अपना है, तुम डेटा देखो समझ आएगा, बच्चों से बात करो उसके अकॉर्डिंग समझ आएगा। बट है ना, कानपुर की एमएससी ज़्यादा मुश्किल दैन बॉम्बे। तो कुछ जनरल क्वेरीज है जो मैं पूछ लेता हूँ, शायद उससे सबके आंसर हो जाएंगे। कोई कुछ पूछ रहे थे? हाँ जी पूछिए, जो कुछ अनम्यूट करके पूछ रहे थे। हाँ सर जैसे मतलब सिलेबस जब तक चलता है तब तक तो पढ़ाई करना मतलब इजी रहता है क्योंकि सर के साथ साथ कंटिन्यू। बट जैसे जैसे एंड में आते हैं तो मतलब उतना एनर्जी लेवल नहीं रह पाता है, कभी कभी चीज़ों को उतनी कंसिस्टेंसी से नहीं कर पाते। और पीवाईक्यूज वगैरह भी मतलब थोड़े थोड़े डेज के लैग होना शुरू हो जाता है। तो एनर्जी इंथुसियाज्म मेंटेन कैसे करें? मतलब पढ़ना है वो तो पता है, बट वो उसको उतना डेडिकेशन से कैसे फिर कंटिन्यू करे? मतलब ये तीनों से अच्छा पूछना था। बताओ भाई। उसके लिए देखो, द सिंपल फैक्ट इज मतलब तुम क्यों दे रहे हो ये पेपर और तुम्हें क्यों आगे आना है, उसके पीछे जो मोटिवेशन है वो तुम्हें लीड करेगा ऑलवेज। अगर तुम ऐसे ही दे रहे हो कि मैं तो दे देता हूँ, तो फिर तुम में से जब खाली भी होगे तो तुम्हें गिल्ट नहीं आएगा कि यार मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। लेकिन जब तुम्हारा एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है कि भाई मुझे तो चाहिए ही, मुझे जाना है। मतलब बहुत लोगों का बहुत होता है कि मुझे अपने यहाँ का नाम रोशन करना है, अपने मम्मी पापा का करना है, अपना करना है, प्राउड फील करना है, दिस एंड दैट। तो अगर एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है कि यार मुझे करना है, तो जब तुम खाली बैठे होगे ना तो तुम्हारे अंदर गिल्ट आएगा कि भाई मैं क्यों खाली बैठा हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ। तो वो जो लैक ऑफ एंथुजियाज्म है ना, वो चला जाएगा, अपने आप चला जाएगा। तो बेसिकली यही पॉइंट है कि और अगर देखो ऐसा है कि अगर तुम्हें वो एंथुजियाज्म कम होते जा रहा है एंड में आते आते, फिर तुम एक्सपेक्ट मत करो कि तुम्हारा होगा, क्योंकि जिसमें तुमसे ज्यादा है वो ले जाएगा। तो एक कॉम्पिटिटिव नजर से भी देख सकते हो कि मुझे मतलब ज्यादा फाइट करनी पड़ेगी। और दैट इज व्हाट द नेचर ऑफ द एग्जाम। एग्जाम का नेचर मतलब यही है बेसिकली। तो ऐसे ही तुम्हें करना पड़ेगा। तो उन जब ऐसा सिचुएशन आता है उन्हीं से निकल के आगे बढ़ना होता है बेसिकली। अगर सब कुछ स्मूथ चलता रहेगा ना तो फिर सबका निकल जाएगा। हाँ ये है सारा सारा गेम यहीं पे है कि जहां पे आप फंस रहे हो अगर वहां से निकल गए तो मतलब हो गया। फिर तो जो दूसरा जहां फंसा रह गया तो आप उससे आगे बढ़ गए। तो बेसिकली ऐसे सोच के उठ के अपना पढ़ने लगा करो। ओके तो कुछ कॉमन क्वेरी है जो मैं पूछ लेता हूँ, बाकी हम बच्चों का जो क्वेरी है उसको यहीं एंड करेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन में पूछेंगे। रात को 9:30 दूसरा सेशन है, वहाँ पूछ सकते हो, या अगली बार इन लोगों को फिर इनवाइट करेंगे तब बाकी करेंगे। कुछ जनरल क्वेश्चन है। एक तो आईआईटी का एक्सपीरियंस कैसा है आप लोगों का, वन अपना बता दो। कैसा चल रहा है सेमेस्टर में, मतलब कितने कोर्सेस है वहाँ पे कानपुर में, और कैसा कैसा है? सो बेसिकली कानपुर का स्ट्रक्चर तो ऐसा है कि यहाँ पे मतलब एक सेमेस्टर के अंदर मॉड्यूलर कोर्स है अभी फर्स्ट सेम में। तो जैसे 6 कोर्स हैं पहले सेम में, फिर 2 कोर्स ऐड हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एंड लीनियर अलजेब्रा का पार्ट 2। अच्छा सो अगर सब्जेक्ट वाइज देखें तो 6-7 सब्जेक्ट बन जाते हैं बेसिकली आपके यूनिट। तो एंड थोड़ा सा आपको ये कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आ रहे हो, आपको इतना स्ट्रॉन्ग एकेडमिक आपका बैकग्राउंड नहीं होगा कि आप यहाँ पे कोप अप करो। तो मतलब थोड़ा सा एक्सपीरियंस रफ रहता है फर्स्ट सेम का। थोड़ा यहाँ के मार्किंग स्कीम से पता चलता है कि टीचर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग नोटेशन चाहिए, रिग्रेस राइटिंग चाहिए। तो मतलब आएगा आपको यहाँ पे आके समझ आएगा कि थोड़ा सा मतलब टफ है। तो जो आईआईटी बॉम्बे के कंपैरिजन में वहां से तो काफी ज्यादा बेटर है इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स। हाँ और प्लेसमेंट भी डिसेंट है। तो अगर आप मतलब अपने छुट्टियों को यूटिलाइज कर रहे हो, जब भी आपको ऐसे गैप मिल रहा है फालतू का मस्ती ना करके आप अगर अपना स्किल्स पे फोकस कर रहे हो, तो आप वो भी कर लोगे। ऑब्वियसली सीनियर्स ने भी करा है, आज से पहले भी लोग करते आ रहे हैं। तो दोनों चीजें होती हैं। तो फर्स्ट सेम का एक्सपीरियंस अभी तक ऐसा ही है कि काफी आपको हर दिन कुछ कुछ मिलेगा कि आपके 2 पेपर में 6 नंबर आ रहे हैं, एक पेपर में बुरे आ रहे हैं। फिर आप हताश हो गए भाई कि बैठ नहीं सकते, जैसे उसने बोला ना, एंथुसियास्टिक रहना ही पड़ेगा। अगले दिन फिर कुछ नया होगा, सुबह 9 बजे पहुंच रहे हो, सरप्राइज क्विज हो गई। सो हर दिन कुछ प्रिपेयर करना पड़ेगा, हर दिन कुछ पढ़ते रहना पड़ेगा, और ऐसे ही बेसिकली मतलब लाइफ है यहाँ पे। हम्म Yes, surviving
का की यही है कि तुम्हें हर दिन जो पढ़ाया जा रहा है तुम आके पढ़ो। जो हाँ तुम्हारे टीचर्स नोट्स दे रहे हैं उन्हें करो, जो प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं उन्हें करो और पढ़ो। और अगर तुमने पोस्टपोन कर दिया कि मुझे बाद में पढ़ना है, एग्जाम टाइम के पढ़ना है, एग्जाम से पहले पढ़ लेंगे, जैसे ड्यू के जो बच्चे होंगे वो करते हैं, जैसे मैं भी ड्यू में थी, अंडर ग्रेड किया है हमने, तो एग्जाम से 2-3 दिन पहले पढ़ के तुम्हारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाते थे, 9+ पे तुम स्कोर कर सकते हो, हाँ 1 रात 2 रात पहले भी पढ़ के 2 दिन। यहाँ पे वो पॉसिबल ही नहीं है, सोचना भी मत। और जो तुम्हें सब्जेक्ट आता भी हो, तो प्रोबेबिलिटी ऐसा सब्जेक्ट तुम जैम पढ़ के आए हो तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हें आती है, तभी तुम जैम क्लियर करके आए हो, फिर भी वो अच्छे से स्कोर नहीं होता। इट्स हम्म नॉट ऑलवेज अबाउट कि तुम्हें आता है, यहाँ पे वो हर डायमेंशन में तुम्हें शेप करते हैं कि अगर तुम्हें आता है तो तुम्हें उसे रखना भी आना चाहिए, उसे लिखना भी आना चाहिए, उसकी बेसिक मतलब कंसेप्चुअली तुम्हें क्लियर होना चाहिए। बेसिकली रिसर्च टाइप, तुम अगर रिसर्च लिखने जाओगे तो बस ये नहीं बोलोगे तुम ये जानते हो, तुम्हें नोटेशन वाली लिखना आना चाहिए, तो उस पर मार्क्स करते हैं, तुमने ढंग से नहीं, तुमने सारी चीजें सही कर, एक नोटेशन का मिस किया है फिर भी तुम्हारे मार्क्स के। तो तुम्हें टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान रखना है, हर दिन के प्रैक्टिस सेट्स करने हैं, सरप्राइज क्विज़ का तो है नहीं, तो कभी भी हो सकता है। नंबर्स से यहाँ पे अपने आप को जज मत करना हाँ कि हाँ फर्स्ट टेस्ट में तुम्हारे नंबर नहीं आया तो तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम आईआईटी में आए हो, ईगो हर्ट हो गया, स्कूल के टॉपर रहे हो आज तक, तुम्हें जीरो आज तक देखा नहीं, पहली बार जीरो देख लिया, अब क्या हो गई, जिंदगी बर्बाद हो गई, नहीं होता। यहाँ सबके जीरो आते हैं, दैट्स नॉट। बट हाँ ऐसा नहीं है कि तुम्हें बस जीरो आते तब ले लिया कि हो गया पढ़ूंगा ही नहीं, तब तो नेगेटिव में नंबर आएंगे, यहाँ पे नेगेटिव में भी आते हैं। तो हम्म, अगर तुम रोज पढ़ते हो डेली तो आराम से यू कैन स्कोर वेल। यू हैव टू स्टडी एवरी डे, यू हैव टू डू द प्रैक्टिस इट, तुम अच्छा स्कोर कर लोगे। मतलब यू हैव टू बी अटेंटिव, ऐसे लाइटली लेके नहीं चल सकते, और इतना मुश्किल भी नहीं कि लोग पास नहीं करते, ऑब्वियसली लोग पास करते, प्लेसमेंट्स होती है सबकी। बट हाँ वो रिग्रेस प्रोसेस होता है तुम्हारा, ड्यू लाइफ एक्सपेक्ट मत करना आईआईटी में आके प्लीज। आईआईटी का एनवायरनमेंट अलग होता है, पढ़ाई अलग होती है, तो यहाँ के अकॉर्डिंग तुम्हें ढलना पड़ेगा, ऑब्वियसली दिक्कत होगी, चेंजेस आर ऑलवेज डिफिकल्ट। तो जो ड्यू के बच्चे आएंगे उन्हें बहुत तकलीफ होगी, दिन भर मजे करते थे, क्लासेस मिस करते थे, यू कांट अफोर्ड ये क्लासेस मिस करना। तो यू हैव टू डू द क्लासेस, क्योंकि क्लासेस मिस किया क्विज मिस हो जाएगा, नंबर मिस हो जाएंगे फिर। और हर दिन पढ़ो तो आराम से कर लोगे। मस्ती भी करो, ऐसा नहीं कि तुम मस्ती नहीं कर सकते, टाइम मिलता है तुम्हें, बट यू हैव टू वो बैलेंस जो बनाना होता है वो सीखना पड़ेगा, दैट्स इट। तो आईआईटी का हमें भी सिस्टम ये दिक्कत हुई थी फर्स्ट क्विज में, जो हुआ था फर्स्ट सेकेंड टाइम, फर्स्ट पहले 2 वीक तो बहुत टायरिंग सा लगा था, तुम्हें बीच में कंपनीज आ रही हैं, उनके भी ये करने हैं, उनके लिए फॉर्म्स भरना है, इतना टायरिंग है, तुम्हें टाइम नहीं मिल रहा, बस सो रहे हो उठ रहे हो क्लास जा रहे हो। फिर बीच में छुट्टियां ही मिलती है, तुम्हारा मिड सेम रिसर्च हुआ था 10 दिन का, तो वो रिलैक्सिंग था, सही था। अभी भी हमारे यहाँ कल्चरल फेस्ट चल रहा है तो 1 दिन की छुट्टी हुई है, तो ऐसा नहीं कि तुम्हें मजे करने का टाइम नहीं मिलता, देते हैं, बट तुमसे पढ़वाते भी हैं, मतलब मेहनत भी करवाते हैं, मेहनत करो मजे करो, सही है लाइफ यहाँ पे। हम्म है बहुत है ना, अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। जो क्विज जैसे वहाँ पे क्लास टेस्ट को क्विज बोलते हैं आईआईटीज़ में, जो बच्चे स्पेशली जो फैमिलियर नहीं है उनको बता दे कि वहाँ क्विजेज होते हैं, मतलब क्लास टेस्ट जो होता है, जो मान लो 10 मार्क्स का जो कॉलेज में आप देते होंगे क्लास टेस्ट, तो वो वहाँ क्विजेज बोलते हैं आईआईटीज़ में। तो वो क्विज होती है वहाँ पे, मतलब हर रोज़ क्लासेस करनी है, क्विजेज कभी भी हो सकते बिना बताए, फिर मिड सेम आता है, एंड सेम आता है ना, इस तरीके से सिस्टम है वहाँ का। और पढ़ाई का लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि जो लोग पढ़ा रहे हैं वो बहुत उनका अच्छा लेवल रिसर्च का है, तो वो उस लेवल पे पढ़ाते हैं वो लोग अपने लेवल पे। तो इसलिए कौन कौन लोग पढ़ा रहे हैं आप लोग, प्रोबेबिलिटी कोर्स है आपका वहाँ पे? ये तो सुप्रियो बाहर पढ़ा रहे हैं अच्छा प्रोबेबिलिटी, सुप्रीत धर सर, ओके। और सैम्पलिंग तो सलभ सर ही पढ़ाए थे। सलभ सर, हाँ हाँ, क्योंकि सलभ सर काफ़ी फेमस है अपने उसके अलजेब्रा, थ्रू। सलभ सर फेमस है। यस सर। और ड्यू वाले मोस्टली उनके नोट्स पढ़ रखे होंगे सलभ सर के, हाँ वो लोग सैम्पलिंग सलभ सर वाले नोट्स से मोस्टली पढ़ते हैं। एंड लिनियर अलजेब्रा सौम्यरूप साधुकांत से है, हाँ यस। तो कॉम्प्लेक्स अभिजीत पाल, हाँ, ऐसे ही सारे सब्जेक्ट। और हमारा एक डीएस का सब्जेक्ट होता है, डेटा साइंस लैब, यहाँ पे हमें अभी आर पढ़ाई जा रही है, तो दैट इज इंस्ट्रक्टर ज्योतिका वत्स। हाँ, इनका भी लेवल और रिसर्च बहुत ये अच्छा है, है मैम का। एंड आई विल रिकमेंड, जब ये बीएससी में है और सेकेंड ईयर में है, जिनको भी आर मिलती है प्लीज पढ़ लो। तुम्हारे क्लास में टीचर्स भले ड्यू में ना पढ़ा रहे हो, यू हाँ विल रिग्रेट आफ्टर कमिंग है। नहीं पढ़ा रहे कोई बात नहीं, खुद से बहुत कोर्सेज हैं यूट्यूब पे, पढ़ लो। तुम्हें सी पढ़ाया जा रहा है, प्लीज पढ़ लो, क्योंकि यहाँ पे आके बहुत सारी चीजें होती है कोप अप करने के लिए, अगर बेस बना के आओगे तो बहुत हेल्प मिलेगी। तो तुम्हें अगर टाइम मिल रहा है फ्री टाइम, तो सी होता है, पाइथन है, नॉट सी, अगर हम्म पाइथन, आर, ये सारी चीजें करते जाओ साइड बाय साइड। तुम स्टैट्स के फील्ड में हो तो पीपल विल एक्सपेक्ट यू टू नो हैव दिस कोडिंग लैंग्वेजेस,
तो थोड़ा बेस बना रहेगा तो तुम्हें यहाँ पे दिक्कत कम होगी। हाँ, ये क्योंकि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए आर आपको आना चाहिए, डेटा साइंस से रिलेटेड चीज़ों के लिए आपको पाइथन आना चाहिए। तो पाइथन और आर दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसको कोडिंग जो जनरली लोग कहते हैं। तो कोडिंग आप है ना मतलब ब्रेक में सीख सकते हो। जो लोग जैम वाले हो तो जैम दे के इस बार 2 फरवरी को जैम है। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, एडमिशन जुलाई एंड में होता है। तो 4-5 महीने का ब्रेक रहता है, उस बीच में तुम ये सब काम कर सकते हो कि जो जो ज़रूरत है पहले सीख सकते हो। लेकिन पहले जैम निकाल लो, उसके बाद फिर उस पर काम करो जो आगे ज़रूरत है ना। तो ये अभी स्पेशली बेसिक वालों के लिए जो थर्ड ईयर में होंगे सर, उनको आर और सी मिलता है, फोर्थ सेम में आर और फिफ्थ सेम में सी। तो अच्छा। आई विल रिकमेंड कि जितना भी क्लास में सिलेबस है प्लीज पढ़ लेना, हाँ। इग्नोर मत करना। एग्जाम से तुम बात कर लोगे, 10 से भी साथ आ जाए, बट प्लीज सीखने के पर्पज से सीख लेना कि हाँ तुम्हें आर के बेसिक्स आते हैं। अगर सी कोर्स में है तो जितना सिलेबस है पढ़ लो, हाँ तो दैट विल हेल्प यू। याद रखने की जरूरत नहीं है, जब तुम दोबारा पढ़ना शुरू करोगे वो चीजें बैकअप हो जाएंगी। बस अभी जितना पढ़ाया जा रहा होगा सिलेबस वाला क्लास में वो कर लेना, बीएससी वालों के लिए। बाकी जो अभी जैम की तैयारी कर रहे हैं थर्ड ईयर में, डोंट बॉदर अबाउट दिस। तुम्हें टाइम लगेगा जैम के बाद, तो यू कैन प्रिपेयर आराम से। पहले जैम अच्छे से क्वालिफाई कर लो है ना, फिर तो हो जाएगा। वहाँ सिलेबस में डीएसए है क्या, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम? डीएसए नहीं नहीं नहीं, नहीं, वो डीएससी कोर्स नहीं है। वो वो अभी कोर्स नहीं बंद होगा, कर दिया। वो बाद में होगा। हाँ, अभी मतलब पहले 2 साल पहले तक हुआ करता था सी में, लेकिन अब सारा कोर्स आर में बना दिया है, जिसका लेवल एक्चुअली काफी हाई है। तो जो दूधिका में जो कोर्स कराती हैं तो वो उसका लेवल काफी ज्यादा हाई है। मुझे तो थ्योरी कोर्स से ज्यादा हार्ड तो वही कोर्स लगता है यहाँ पे सबको। हम्म। तो मतलब जो सर बोल रहे हैं खाली टाइम में अपना अपने स्किल्स पे भी फोकस करना, क्योंकि यहाँ पे आपको जस्ट एक चीज पे नहीं चेक कर रहे कि आपको स्टैट्स आती है। किसी की मैथ अच्छी है तो वो मैथ में अच्छा कर रहा है, क्यूमुलेटिवली सब में अच्छा करना पड़ेगा। और हाँ। यहाँ पे फिर ऐसे लोग मिलेंगे जिनका एक पोर्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, 2 दूस- पोर्शन स्ट्रॉन्ग है। तो बेसिकली अपना जो वही की कलेक्टिवली पढ़ो। अब बेसिकली पढ़ाई पे सीरियस हो जाओ। जो एंथुसियाज्म की बात चल रही थी वो यहीं से आएगी कि मतलब एक इसके लिए पढ़ लिया कि बस पढ़ लेता हूँ, उसके बाद यहाँ 2 साल भी तो कुछ करना ही है ना। तो अब हम्म। अपना हैबिट बना लो हर दिन पढ़ने का कि मुझे तो पढ़ना ही है 2-3 साल और मैंने डिसाइड करा है। और जो आधे लोग जो कानपुर आते हैं उनको पीएचडी का ही होता है, तो तुम्हें तुम्हें पता है कि तुम्हें 5-7 साल पढ़ना है। हाँ। तो अपना कोई एक्सक्यूज काम नहीं करेगा। हर दिन बुक पढ़ने की आदत डालो। यहाँ पे बिना बुक्स के कुछ नहीं होने का। इवन नोट्स भी हैं वो बुक्स जैसे लगते हैं कि क्या ही लैंग्वेज लिखी है। तो वो पढ़ना आना चाहिए, खुद से पढ़ना आना चाहिए। यहाँ पे संतोष सर भी नहीं मिलेंगे। हाँ। तो वो हैबिट्स डेवलप कर लो अभी से, कुछ खुद चीजें जो रेस में आगे कर देंगी तुम्हें। खुद से पढ़ना पड़ेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, कंसिस्टेंटली डेली है ना, एक रूटीन बना के पढ़ना पड़ेगा। यही है। तो आई थिंक इसी के साथ हम लोग स्टॉप करते हैं। बहुत अच्छा रहा, काफ़ी आप लोगों ने गाइड किया। फ्यूचर में फिर हम सेशन करेंगे। तो बाकी जिन लोगों को क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाए उनको फ्यूचर में फिर चांस मिलेगा। तो अभी के लिए जितना बताया उस पर काम करो। और मैं थैंक यू बोलूँगा फिर से साहिल, एकता और अखिलेश को कि आप लोग टाइम निकालो। बाकी बच्चों को भी थैंक यू, आप लोग ज्वाइन किए। सो रात को फिर 9:30 दूसरा सेशन है, क्योंकि मुझे पता था इसमें पूरा कवर नहीं हो पाएगा। तो दूसरा सेशन हम लोग रात को है, फिर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एवरीवन। और ऑल द बेस्ट, आप लोगों को भी अच्छा करोगे आप लोग, ठीक है। थैंक यू सर थैंक एंड ऑल द बेस्ट सभी को। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। अच्छे से तैयारी करो, बढ़िया निकल जाएगा तुम्हारा। ठीक है, थैंक यू। हाँ चलिए तो